अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू शो ऑफ एक्सप्रेसो। मैं हूं आपका होस्ट अली अनीक सैयद और जैसा कि आप मेरे साथ देख सकते हैं, मेरी साथी एंकर हिना आज मेरे साथ मौजूद नहीं है। क्या वजह हो सकती है आप जानते हैं, मेरा ख्याल है स्मॉग ने उनको भी जकड़ लिया है और आज वो गैर हाजिर हैं। हम देख सकते हैं कि ये सिर्फ हिना के साथ नहीं बल्कि हर घर में कोई ना कोई शख्स इसकी लपेट में आ रहा है, तो ज़रा एहतियात कीजिए क्योंकि ऐसे अलार्मिंग पोजीशन हो चुकी है हमारी, ऐसी अलार्मिंग फ़ज़ाई आलूदगी की सिचुएशन हो चुकी है कि अगर आप बाहर सांस भी लेंगे तो कोशिश ये कीजिए कि इतना सांस लें कि घर आकर बीमार ना पड़ जाएं। ऐसी कोशिश करें कि बाहर जो है जितनी भी एक्टिविटीज़ आपकी महदूद करें। हम देखते हैं कि 1100 से तजावज़ कर रही है, 1800 से तजावज़ कर रही है, 2000 से तजावज़ कर रही है कुछ इलाकों में तो। और ऐसी AQI रिपोर्ट होने के बाद आप क्या सोचते हैं, क्या बाहर निकल के सांस लेना चाहिए? 300 पे 400 पे आप बीमारियों का शिकार हो जाते हैं और हम देखते हैं कि 1100 यहाँ हिट कर रहा है। पंजाब हुकूमत की जानिब से जो इकदाम हम देख रहे हैं वो तो देख ही रहे हैं, लेकिन आपको खुद से इकदाम भी करने हैं। पंजाब हुकूमत के इकदाम की बात करें तो हम ये देखते हैं कि आज उन्होंने स्कूल बंद किए, प्राइमरी तक और 5वीं जमात तक जो तालिब इल्म हैं वो घरों को रह सकते हैं, लेकिन बाकी तालिब इल्मों का क्या होगा? बाकी जो तालिब इल्म हैं जो स्कूलों में मौजूद हैं, यूनिवर्सिटीज़ जा रहे हैं, उनका क्या होगा? किस तरह से इस पर कंट्रोल पाएंगे? ये एक ऐसा मसला बनता जा रहा है जो ख़ास तौर पर हमारे खित्ते के लिए, स्पेशली लाहौर और दिल्ली जैसे शहरों के लिए ये बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ पर हवा चलती नहीं है, जो स्मॉग है उसका एक डोम सा बना रहता है शहरों के ऊपर। और अब पंजाब हुकूमत ये डिसाइड कर रही है कि वज़ारत ख़ारजा के ज़रिए वो आज ख़त भी लिखेंगे दिल्ली को और कोशिश करेंगे कि कोलैबोरेट किया जाए, किसी सूरत इससे बचने के लिए कोशिश ये की जाए कि जल्द से जल्द इक़दाम उठाए जाएँ। और ये कहना था वज़ीर आला पंजाब का भी कि दिल्ली से बात किए बगैर इससे नबर्द आसमान होना मुश्किल होगा। एहतियात करें, मास्क पहनें और कोशिशें करें कि कम से कम घर से बाहर एक्टिविटीज़ रखें, कम से कम घर से बाहर जाएं, स्पेशली बच्चों को महफूज रखें। अभी हम आपको बताएं कि आज सियासी राउंड अप होगा हमारे पास, बहुत सी बातें हमने करनी है, बहुत से लोगों से आपकी मुलाकात भी करवानी है, लेकिन सबसे अहम बात आज के लिए जो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की माबैन सीरीज़ है उसकी, मैं आप देख सकते हैं मैं ग्रीन कोट और टाई पहन कर आया हूँ सपोर्ट दिखाने के लिए क्रिकेटर्स को, लेकिन हमारा आगाज़ अच्छा है। हमारा आगाज़ इसलिए अच्छा नहीं हुआ कि हमारी ओपनिंग जोड़ी जा चुकी है। अब्दुल्ला शफीक की बात करें तो 12 रन पर ढेर हो गए हैं और दूसरी जानिब साइम अयूब की बात करें तो एक ही रन बनाया है। आज डेब्यूटेंट थे, पहली बार वनडे मैच खेल रहे थे, लेकिन इसके बावजूद आज वो कोई ख़ास कारकर्दगी नहीं दिखा सके। पहले कहा जा रहा था कि बहुत हार्ड फील्ड होती है और हार्ड पिच है, किसी भी डेब्यूटेंट के लिए यहाँ पर स्कोर करना बहुत मुश्किल होता है। ऑस्ट्रेलिया को ना सिर्फ पाकिस्तान की अगर हिस्ट्री देखी जाए, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के माबैन वनडे मैचेस हुए हैं, 104 के करीब और 70 के करीब ऑस्ट्रेलिया जीता है, 34 के करीब पाकिस्तान ने अपने नाम किए हैं मैचेस, लेकिन इसके बावजूद एक बड़े मार्जिन से ऑस्ट्रेलिया सबकत ले जाता है वनडे मैचेस में। इस वक्त हम देख रहे हैं वो अपने होम ग्राउंड पर मौजूद हैं, अपनी होम पिचेस पर मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर कारकर्दगी में वही मायूस कुन एलिमेंट मौजूद है जिसकी हम तवक्को कर ही रहे थे शायद। लेकिन चलें, खैर अब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो वनडे सीरीज़ की बात कर रहे थे, काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, शुरू हो चुकी है। आगाज़ तो बुरा हुआ है, उम्मीद है इख्तिताम बुरा ना हो। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीता है, टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया है। पाकिस्तान प्लेइंग 11 में अब्दुल्ला शफीक, साइम अयूब, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, कामरान गुलाम, सलमान अली आगा और मोहम्मद इरफान खान जो कि इसके साथ साथ डेब्यू कर रहे हैं, शाहीन आफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ, मोहम्मद हसनैन शामिल हैं। गुज़िश्ता रोज़ मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कौमी टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने यह भी कहा था कि मुशावरत के साथ चलने वाला हूँ और नौजवान खिलाड़ियों की बात मानने वाला हूँ। उन्होंने ये कहा कि माजी में जो कुछ हुआ है उसे भूल कर आगे बढ़ना है। सिलेक्शन कमेटी के मेंबर जो कि यहाँ मौजूद हैं, उनके यहाँ होने से वो बहुत खुश हैं। प्लेइंग 11 में उनकी भी मुशावरत शामिल है। और फ़खर जमान और इमाम के हवाले से मोहम्मद रिजवान ने कहा कि दोनों क्रिकेटर्स की कारकर्दगी शानदार रही है। फ़खर तेज़ी से रन्स करते हैं, हमें उनकी ज़रूरत है। इसी तरह साबिक कप्तान बाबर आजम और शाहीन शाह आफरीदी को जितना उन्होंने कहा कि हो सका वो उन्हें सपोर्ट करेंगे। चलिए जी, ताज़ा तरीन सूरत हाल पर हमारे साथ बात करने के लिए हमारे गेस्ट मौजूद हैं। सैयद मोहम्मद अवैस और इरशाद महमूद स्पोर्ट्स तजज़ियाकार हैं। बहुत बहुत खुश आमदीद, वेलकम टू एक्सप्रेसो। एक बार फिर से सीरीज़ का आगाज़ हो चुका है और पाकिस्तान की कारकर्दगी आप लोगों के सामने है। सबसे पहले तो मैं अवैस आपसे पूछना चाहूँगा, अभी आप देख रहे हैं इस वक्त हमारा स्कोर और 2 खिलाड़ी जो हमारे ओपनर्स थे वो आउट हो चुके हैं। इसके साथ साथ हमारी पुरानी जोड़ी जो बाबर आजम और रिजवान की सूरत थी वो इस वक्त खेल रही है। क्या उम्मीदें आपको?
उम्मीदें तो आपको पता है पाकिस्तान टीम से, अल्लाह करे पॉजिटिव ही है कि पाकिस्तान टीम एक नई चेंज के साथ आपको नजर आए। यहाँ पर कप्तान भी चेंज हो चुके हैं, आपको पता बहुत ज्यादा रिलक्टेंसी। अभी मैं कमेंटेटर्स को भी सुन रहा था, वो बात कर रहे थे कि 25 मैचेस 2023 में रिजवान खेल चुके हैं ओडीआईज का, तो उनका एवरेज बड़ा अच्छा है, 63 के करीब उनकी एवरेज है, 1000 प्लस वो रन कर चुके हैं, तो इम्पैक्ट प्लेयर है पाकिस्तान के लिए। और अगर बाबर आजम की बात करूं, आपको पता है पैट कमिंस भी कह चुके हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट विकेट बाबर आजम की हमेशा हमारे लिए रही है, कितना इंपॉर्टेंट वो एक प्लेयर हमारे लिए रहता है। लेकिन प्रेशर होगा बाबर पे, क्योंकि जिस तरीके की आपको पता है बाबर आजम की परफॉर्मेंसेज रही हैं, फिर उसके बाद बाबर आजम का जो आपको पता है ड्रॉप किया गया टेस्ट साइड से, उनको रेस्ट दिया गया ताकि साइकोलॉजिकली थोड़ा सा फ्रेश होकर वापस फ्रेश पॉइंट से आए, तो यहाँ पर उन पर ज्यादा रिलायंस होगी कि वो किस तरीके से रिजवान और बाबर इनिंग्स को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन आपको पता है कि मामला थे, चाहे फखर जमान की बात करेंगे, फखर को सीरीज में होना चाहिए था जहां पर बॉल आपकी वेस्ट राइट तक कैरी करता है। खाली एमसीजी की विकेट है जहां पर आपको कहीं ना कहीं, जो आज मेलबर्न में मैच खेला जा रहा है, आपको सपोर्ट होगा, बैटिंग को यहाँ पर सपोर्ट मिलती है, स्ट्रोक्स बैट्समैन खेल सकता है, क्योंकि आगे आपने जाके पर्थ के अंदर खेलना जहां पर बाउंसी ट्रैक है, वहां पर आसान नहीं होता किसी बैट्समैन के लिए फेस करना। लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान टीम से उम्मीद तो है, अच्छा क्राउड भी आपको पाकिस्तान का आज नजर आ रहा था, लेकिन काउंटर अटैक करना, फास्ट बॉलिंग ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान के लिए हमेशा एक चैलेंजिंग पोजीशन रहा है। जिस टीम ने भी आज तक ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाके ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी है, उसने एग्रेसिव क्रिकेट खेल के दी है। तो यही चीज एक पैगाम, जितनी सीरीज अभी तक हम खेल चुके हैं, हमें एक क्लियर इंटेंट नजर आ जाना चाहिए कि हमने एग्रेसिव अप्रोच यहाँ रखनी है। जहां पर आप थोड़ा सा पीछे बैकफुट पे जाओगे, वहां ऑस्ट्रेलिया आप पे हावी होगा। ऑस्ट्रेलिया एक डिफरेंट माइंडसेट टीम है। अब जरूर इनके पास, मैं कहता हूँ कि ट्रेविस हेड नहीं खेल रहे, कुछ प्लेयर्स इनके मिसिंग है, लेकिन स्टिल बहुत एक तगड़ा स्क्वाड है। बैटिंग ऑर्डर की बात करें, एक्सप्लोसिव बैटिंग ऑर्डर ऑस्ट्रेलिया का। बिल्कुल रिशाद साहब, मैं तो सपोर्ट करने के लिए आया था, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ के लिए बहुत पुरजोश था, लेकिन आगाज़ बहुत ही मायूस कुन रहा है। आप देख रहे हैं कि हम स्पिनर्स को भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। क्या वजह हो सकती है कि स्पिनर्स का इस्तेमाल इस पिच पर नहीं किया जा रहा है? क्योंकि साजिद खान की परफॉर्मेंस टेस्ट क्रिकेट में बड़ी ज़बरदस्त रही है। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पाकिस्तान को मेरा ख्याल है कि स्पिनर तो ज़रूर खिलाना चाहिए था। ऑस्ट्रेलिया ने भी एडम जैम्पा को खिलाया है। सलमान अली आगा हमारे यहाँ हैं तो वो ऑलराउंडर के तौर पे, लेकिन एक स्पेशलिस्ट स्पिनर की एक बात ही अलग होती है। जहां तक मैं पाकिस्तान के ओपनिंग खिलाड़ियों की बात करूं, तो उसमें आप देखिए कि जब इंग्लैंड के खिलाफ पूरी टेस्ट सीरीज में ये ओपनिंग की जोड़ी साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक की कामयाब नहीं हुई, तो मेरा ख्याल था कि यहाँ थोड़ा सा पाकिस्तान को एक एक्सपेरिमेंट करना चाहिए था, एक आउट ऑफ द बॉक्स किसी एग्रेसिव प्लेयर को भेजना चाहिए था साइम अयूब के साथ। अब्दुल्ला शफीक ज्यादातर एक डिफेंसिव प्लेयर हैं और कभी कभी वो टेम्पो उनकी इनिंग का बनता है। मेरा ख्याल था कि ये ओपनिंग में इनको कोई चेंज करना चाहिए था, लेकिन उसी ओपनिंग के साथ पाकिस्तान के टीम ने सोचा कि हम जाएंगे, तो उसका नतीजा ये हुआ कि दोनों आउट हो गए। तो मेरा ख्याल है ये अच्छा डिसीजन नहीं था इन दोनों से ओपन कराने का। बिल्कुल। तो अवैस, आप भी यही सोचते हैं अच्छा डिसीजन नहीं था इनसे ओपनिंग करवाने का? क्योंकि हमारे स्क्वाड में बहुत सारी तब्दीलियां ऐसी हैं, और ऐसी तब्दीलियां हैं कि ऐसा महसूस होता है कि शायद पहले से माइंडसेट कुछ मौजूद था कि जितने नए से नए खिलाड़ी अब जो हैं इस स्क्वाड में शामिल किए जा सकते हैं, उन्हें कर दिया जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये दिखाई दे रहा था कि कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पर पलड़ा भारी लग रहा था ऑस्ट्रेलिया का। क्या ग्राउंड रियलिटीज़ वो हो सकती हैं, और जो कॉम्बिनेशन अभी ओपनिंग के लिए इस्तेमाल किया गया, क्या आपको लगता है वो ठीक था? देखिए, ओपनिंग का तो आपको पता है बहुत अरसे से पाकिस्तान टीम अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब पे ज्यादा आपको पता है भरोसा भी कर रही है। और टेस्ट सीरीज के अंदर अनफॉर्चुनेट है कि वो ज्यादा परफॉर्म नहीं कर पाए। आपको पता है बाबर, अपना अब्दुल्ला की बात करूँ या साइम अयूब की बात करूँ, मैं इसलिए उस वक्त भी एक बात कर रहा था कि बहुत बेहतर होता है ऑस्ट्रेलिया कंडीशंस में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ऑब्वियसली टफ कंडीशन है आपकी। प्रीवियसली जितनी टीम्स वहां पर जाती रही हैं, जो एशियन टीम्स की बात करो, स्ट्रगल करती हैं, क्योंकि बाउंस एंड पेस के साथ आपको कहीं ना कहीं फाइट करना पड़ता है। आप अपने ओपनिंग डिपार्टमेंट के अंदर रद्दोबदल करते हो अपनी होम कंडीशंस पे, क्योंकि यहाँ पर प्लेयर्स को बेहतर आइडिया होता है कि कौन सा प्लेयर किस तरीके से अच्छा परफॉर्म कर रहा है। दुआ करें रिजवान आउट ना हो गया, क्योंकि उन्होंने अपील की हुई है रन आउट जोन से हार्ट अटैक एक और ना में मिल जाए। लेकिन पाकिस्तान को ओपनिंग डिपार्टमेंट की बात करें, फखर आपके पास बताया जा रहा है बचत हो गई बचत होगी है। फखर आपके पास मौजूद थे, फखर को आपने ड्रॉप किया था साइड से, जो भी डिसिप्लिन इशू आपके पास था। पाकिस्तान ने अगर हालिया अरसे में देखें, इतनी ज्यादा चेंजेस किए हैं अपने ओपनिंग डिपार्टमेंट को लेके
कि अभी तक स्टेबिलिटी आपके पास आ ही नहीं रही है। बिल्कुल। मसला सारा का सारा हम तो बात करते हैं ना ओपनिंग डिपार्टमेंट का, आपका इशू है मिडल ऑर्डर का। जब आप रिजवान की बात करते हो, बाबर की बात करते हो, ऐसे प्लेयर्स आपके पास मौजूद होने चाहिए जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर, मैंने कहा ना, एग्रेसिव अप्रोच को एग्रेसिवली आप टैकल करते हो। यहाँ पर आप डिफेंसिव मोड में ऑस्ट्रेलिया में बिल्कुल भी नहीं आप खेल सकते, आपको शॉट्स खेलनी पड़ती हैं। आपके पास मिडल ऑर्डर के अंदर प्लेयर्स ऐसे मौजूद ही नहीं है जो कि स्ट्राइक रेट को मेंटेन करके साथ ही साथ आपकी जो एवरेज होती है उसको मेंटेन करके रखें। हम लोग की एवरेज बहुत ज्यादा नीचे गिरती है जिस वक्त आप मिडिल ऑर्डर के अंदर स्टेबिलिटी आप चाहते हो बैटिंग के अंदर। जरूर मैं कहता हूँ टॉस जीत के पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, पाकिस्तान को पहले बैटिंग की दावत दी है। थोड़ा सा आपको ओडीआई क्रिकेट का भी पता है, पाकिस्तान ज्यादातर जो सा चेस करते हुए आपको फ्लॉप साइड नजर आती है। बैटिंग करते हुए पहले आपको थोड़ी पाकिस्तान डिफरेंट साइड नजर आती है। बेशक आपकी 2 विकेट्स गिर चुकी हैं, लेकिन पाकिस्तान टीम का जो मिडिल ऑर्डर है वो ज्यादा मेरे लिए मायने रखता है कि वो किस तरीके से टैकल करेगा पोजीशन। इरफान नियाजी को एक अच्छी बात है कि आप लेके आए, उसने लड़के ने परफॉर्म करके भी आपको दिए, लेकिन ये कंडीशंस डिफरेंट है, ये कंडीशंस नहीं है उन लड़कों के लिए। आपको चांस देना पड़ता है, आपको एक प्लेयर के ऊपर भरोसा दिखाना पड़ता है कि आप उसको बैकअप करते हो कि जाके परफॉर्म करो। पाकिस्तान बॉलिंग की बात करें, पेस आपको नजर आ रही है, मैं इसलिए कहा ना पेस वर्सेस पेस आज आपको नजर आएगा, लेकिन एडेड प्रेशर क्यों है पाकिस्तान टीम पे? आप सीरीज हारे हुए हैं, जो मामला आपके क्रिकेट बोर्ड के अंदर चलते रहे हैं। मैं टेस्ट सीरीज को बात नहीं कर रहा, अब जो सीरीज जो आपको पता है बैक टू बैक आपकी परफॉर्मेंसेस ओडीआई क्रिकेट के अंदर रही हैं, क्रिकेट बोर्ड के अंदर मसले आपके चलते रहे हैं। पाकिस्तान अगर बॉलिंग की बात करूं, शाहीन शाह अफरीदी पे इसलिए एडेड प्रेशर है क्योंकि आपको पता है वो साइकोलॉजिकली आपको नजर आता है, ज्यादा प्रेशर के अंदर नजर आता है, उनके मसल फटीग कैरी कर रहे हैं। ये कंडीशन जरूर पेसर्स को सपोर्ट कर रही है, लेकिन इससे पहले भी शाहीन का मसल फटीग जो है वो हमें पहले भी दिखाई दे रहा था, इससे पहले कि वो कप्तान बनते, और फिर उसके बाद ये सारा जो हमने देखा कि पीसीबी की जानिब से उन कप्तानी का जो एक खेल खेला गया, और अब मोहम्मद रिजवान की बारी आ गई और उनको सबसे मुश्किल सीरीज में उनको दाखिल किया गया है। तो अब रिशाद साहब आप बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं कि इस वक्त इरफान की बात की, जैसे कि अवैस ने इरफान को खिलाना, साइम को खिलाना इस मौके पर जबकि एक बड़े मजबूत स्क्वाड की ज़रूरत थी इस पिच पर, ऑस्ट्रेलिया के होम ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलने के लिए, तो ऐसी सूरत हाल में इतने डेब्यूटेंट्स लेकर साथ जाना और इतनी तब्दीलियां करना क्या मुनासिब था? जी, वैसे तो देखिए बहुत बात होती रही कि डोमेस्टिक के टॉप परफॉर्मर्स को चांस देना चाहिए, और मैं भी इसका हामी हूँ। तो इस तरह से टीम में जो चेंजेस हैं मैं तो उसको काफ़ी वेलकम कर रहा हूँ, और मैं समझता हूँ कि जब तक इन यंगस्टर्स को इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं मिलेगा तो इनका पूरा पोटेंशियल सामने नहीं आएगा, इनको एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो इसी स्क्वाड में हमारे कामरान गुलाम भी हैं, और कामरान गुलाम का भी परफॉर्मेंस देखना है कि वो कैसे बैटिंग करते हैं ऑस्ट्रेलिया के पिचेस पे, खासतौर पे ओडीआई में और शॉर्ट फॉर्मेट में। मैं समझता हूँ कि इरफान नियाजी को खिलाना कोई बुरा फैसला नहीं है, वो अच्छे तेज खेलने वाले खिलाड़ी हैं, उनको खिलाना ठीक है। लेकिन मैं यही बात कर रहा हूँ कि इसमें अगर पाकिस्तान की टीम आप देखिए कि सिर्फ 4 या 5 दिन पहले ऑस्ट्रेलिया पहुंची थी और उन्होंने प्रैक्टिस शुरू की है। इसमें एक ज़माने में काफ़ी पहले मुझे याद है पाकिस्तान की टीम तकरीबन 20 दिन पहले ऑस्ट्रेलिया चली गई थी। उस टीम ने बहुत बेहतर परफॉर्म किया था, जिसमें मोहसिन खान, जावेद मियाँदाद वगैरह थे, क्योंकि वो पूरी तरह से एक्लिमेटाइज हो चुके थे उन कंडीशंस के। तो अब इसमें पाकिस्तान टीम को सच्ची बात है इतना वक्त मिला नहीं, 4 या 5 दिन का वक्त मिला, लेकिन आई एम होपिंग कि यंगस्टर्स अच्छा परफॉर्म करें जी, इंशाल्लाह। वैसे आप बताइएगा, मोहम्मद हसनैन के रनअप का मसला था, तो उसके हम देखते हैं कि हसनैन को भी अब मौका दिया गया है। 4 खिलाड़ी ऐसे हैं, बल्कि 5 खिलाड़ी ऐसे हैं जो बिल्कुल हम कह सकते हैं कि किसी हद तक नए हैं और वनडे में उन्होंने कदम एक तरह से रखा है। तो आप क्या सोचते हैं कि अब जो ये कॉम्बिनेशन था या अब ये जो स्क्वाड था, इसकी सूरत हाल कुछ बेहतर थी इन पिचेस के लिए, और फ़खर ज़मान जैसे तजर्बाकार जो बैटर हैं उनकी कमी कितनी महसूस होगी इस सूरत हाल में? देखिए, हसनैन की बात करें तो आपको याद हो हसनैन का जो रिहैब सेशन था वो बेचारा अपने ही आप मदद तहत, आपको पता है इंग्लैंड में उसने अपना सेशन सारा कंप्लीट किया, और जिस तरीके से उसने चैंपियंस कप के अंदर आके बॉलिंग करवाई है, 150 उसने क्लिक की है, तो दैट मीन्स के नजर आ रहा था कि उसका रिदम अच्छा हो रहा है। लेकिन मैंने कहा ना कि इंटरनेशनल और डोमेस्टिक का बहुत फर्क होता है, तो आपको एक लड़के को टाइम देना पड़ता है। यहाँ पर पाकिस्तान की जो पेस बैटरी है वो आपको नजर आ रही है बड़ी तगड़ी। हारिस रऊफ हो गया, हारिस रऊफ का तो आपको पता है हाउस ऑफ हारिस है ना, क्योंकि एमसीजी उसका घर है, यहाँ पर मेलबर्न स्टार्स के लिए खेलता भी है, तो उनको बेहतर पता है इन कंडीशंस का। हसनैन बिग बैश खेलते रहे, वो एक्सपीरियंस अपना आप कैरी यहाँ पर आपको नजर आएगा। नसीम भी इन विकेट्स पे खेले हैं तो उनको पता है इन विकेट्स का।
पाकिस्तान का चाहे आप बात करें मिडिल ऑर्डर की, इस वक्त आपको पता है एक अच्छी बात है, मैं कह रहा हूँ ना कि आपने चांस दिया है कुछ यंगस्टर्स को। कामरान गुलाम की आप बात करें, मिडिल ऑर्डर के अंदर आपको स्टेबिलिटी की जो मैं बात कर रहा था, आपको स्टेबिलिटी के अंदर एक प्लेयर चाहिए था, लेकिन मैं वो बात कर रहा हूँ कि इन कंडीशंस थोड़ी टफ होती हैं, आपको लड़कों को टाइम देना पड़ता है, उनको थोड़ा सा ना एडजस्ट करने के लिए उनको टाइम चाहिए इन विकेट्स पे, आसान नहीं होता। जो इस वक्त कंडीशन आपकी है 36 पे गए, 2 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, खुदा ना खास्ता अगर एक विकेट जाती दैट मींस कि आपके ऊपर प्रेशर बिल्ड होता है, फिर आपको 38 हो चुके हैं, तो आपको फिर आपको पता है कि एक सिचुएशन चाहिए होती है जहां पर आपके जो बैट्समैन है मिडिल ऑर्डर के अंदर आके वो ज्यादा डिफेंसिव मोड तो नहीं लेकिन रोटेट द स्ट्राइक वाली इनिंग्स खेलते हैं, आपको थोड़ा सा बिल्डअप करते हैं। कामरान गुलाम इसके बाद मौजूद है। मैंने इसलिए कहा ना कि आपको थोड़ा सा टाइम उन लड़कों को देना पड़ता है क्योंकि इनएक्सपीरियंस इन कंडीशंस के लिए। पाकिस्तान डोमेस्टिक में बहुत ज्यादा परफॉर्म किया, अच्छी बात है, आपने चांस भी दिया, लेकिन आपको बैकअप और टाइम उन लड़कों को देना पड़ता है। ये टीम अच्छी है, लेकिन मैंने कहा ना कि सिर्फ थोड़ा सा मुझे ओपनिंग डिपार्टमेंट पे थोड़ा सा है कि पाकिस्तान ओपनर्स पे बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है, अपने बहुत चांस दिए हैं साइम अयूब को, वो एस्टैब्लिश नहीं हो पा रही है, ओपनिंग जोड़ी हमारी एस्टैब्लिश नहीं हो पा रही है। शायद बाबर और रिजवान की जोड़ी ऐसी थी कि किसी हद तक कुछ कदम तो उन्होंने जमा लिए थे, कुछ स्कोर तो वो टीम को देकर जाते थे जब भी जाते थे, लेकिन इस वक्त हम अब्दुल्ला और साइम की जोड़ी देख रहे हैं, वो उस तरह से कामयाब नहीं हो पा रही है। रिशाद साहब आप बताइएगा, इस वक्त 11 ओवर गुजर चुके हैं तकरीबन और हमारा स्कोर 38 पर है, क्या सोचते हैं कितना बड़ा टोटल हम दे पाएंगे इस मैच में? जी मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तान को यानी आइडियली तो मैं समझता हूँ कि 260 प्लस देना चाहिए पाकिस्तान को। देखें कहाँ तक जाते हैं, लेकिन यही अक्सर क्रिटिसिज्म ये भी रहा है कि ऊपर के जो प्लेयर्स हैं वो इतना स्लो स्कोरिंग करते हैं, बिल्कुल एक मैं समझता हूँ कि टेस्ट मैच की तरह खेलते हैं, जिससे मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर पे काफी प्रेशर आ जाता है। एक जमाने में पाकिस्तान की भरपूर ओपनिंग किया करते थे, सईद अनवर साहब, शुरू में कासिम उमर साहब भी थे, तो वो इतना जबरदस्त टेम्पो सेट करते थे कि नीचे के बैट्समैन बहुत अच्छा खेलते थे, जहीर अब्बास वगैरह। तो वो सिचुएशन जो है वो पाकिस्तान को जैसे ओवैस ने बिल्कुल कहा कि एक एग्रेसिव माइंडसेट के साथ पाकिस्तान को जाना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया हमेशा एक एग्रेसिव टीम है, तो आप उनको जवाब भी उसी जिसे कहते हैं कि उसी फैशन में दें कि एक एग्रेसिव खेलें और बिल्कुल बॉक डाउन आप कहीं नजर नहीं आए बहुत ज्यादा। अब इस वक्त मैं समझता हूँ कि 38-11 ओवर में इज क्वाइट अ बैड रन रेट रियली। बिल्कुल बिल्कुल क्वाइट अ बैड स्टार्ट, और वो ऑब्वियस है। वैसे आप बताइएगा, मोहम्मद रिजवान को कप्तानी दी गई है और जब कप्तानी सौंपी गई उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स भी दी, आपको उन स्टेटमेंट्स में कितना रिफ्लेक्शन उनकी कप्तानी का नज़र आ रहा है, और टीम के चुनाव में कप्तान और कोचेस का जो अमल दखल ख़त्म कर दिया गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, एक तो रिजवान पे भी आना चाहूंगा, लेकिन थोड़ा सा बाबर पे अगर बात करें, इस वक्त बाबर आजम है 26 पे खेल रहे हैं, 2-3 मैंने भी इनकी शॉट्स देखी, क्लोज टू द बॉडी, अपना बॉल को बॉडी के ऊपर लेके वो खेल रहे हैं, थोड़ा रिलैक्स पोजीशन में नजर आ रहे हैं। दैट मींस के कैप्टनसी जब से उनके सर से उतरी है तो अब थोड़ा सा रिलैक्स स्पॉट के अंदर आपको नजर आ रहे हैं, क्विक रन्स भी वो कर रहे हैं, अच्छी चीज है बाबर के लिए, क्योंकि मैंने कहा ना कमेंटेटर्स भी अगर आप अभी सुने या आप पैट कमिंस की बात करें, वो बहुत ज्यादा बात इन पे कर रहे थे कि इंपॉर्टेंट विकेट है हमारे लिए बाबर आजम की, ऑब्वियसली क्योंकि जिस तरीके का वो इंपैक्ट प्लेयर आपके लिए है और उसके ऊपर प्रेशर भी इस वक्त होगा। रिजवान की बात करें, देखें एक सबसे बड़ा जो इंस्टेबिलिटी हमारे क्रिकेट बोर्ड के अंदर हमेशा रही है, वो आप भी इस चीज को एग्री करेंगे, इरशाद साहब भी करेंगे कि रिजवान आपका ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए कप्तान जरूर है, लेकिन क्या रिजवान को ये बात कही गई है कि भाई उसके बाद तुम चैंपियंस ट्रॉफी तक कप्तान हो, तुम खाली ऑस्ट्रेलिया सीरीज के कप्तान नहीं, ताकि कप्तान एक माइंडसेट अपना रिलैक्स करता है। हमारा मसला ये है कि हम इतनी ज्यादा डिस्टर्बेंस पैदा कर देते हैं क्रिकेट बोर्ड के अंदर। अब सबसे बड़ी डिस्टर्बेंस आपकी क्या हो रही है इस वक्त, कि आपका जो कप्तान है चाहे आपका कोच है, वो सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर है ही नहीं। जो एक सिलेक्शन का जो एक प्रोसेस होता है कि मैंने 16 रुकनी स्क्वाड मंगवाना, उसमें ये प्लेयर्स मुझे चाहिए, कोच अपना उसके अंदर अपना जस्टिफिकेशन देता है, वो है ही नहीं है। उसको एक प्लेइंग 11 स्क्वाड या 15 रुकनी स्क्वाड दे दिया जाएगा, उसके अंदर से ही उसने प्लेइंग 11 करना है। उसमें मसला क्या होता है कि जब एक प्लेयर परफॉर्म भी कर रहा हो, उसको अगर ड्रॉप कर दिया जाता है फॉर सो व्हाट एवर रीजन इट इज, वो किसी सिलेक्शन कमेटी के पास नहीं जाता, वो कोच की तरफ देखता है, पूछता है कि कोच आखिर मेरा मसला क्या था, कोच कहाँ जवाब देगा। यहाँ पर एक इशू ये है, खुदा ना खास्ता अगर हम ये सीरीज हार जाते हैं, अल्लाह ना ही करेगा हम हारते हैं ऑस्ट्रेलिया की, जो हम आकिब बॉल कर रहे हैं इस वक्त, हम लोगों ने अपने कंडीशंस के अंदर, हकीकत बात उन्होंने हैट्स ऑफ आकिब जावेद ने बहुत तगड़ा काम करके दिया यहाँ पर। क्या इस वक्त आप जाके आकिब जावेद से सवाल करेंगे? आप जाके सीधा किसको पकड़ेंगे? मैं भी बैठा हूंगा ना यहाँ पर, कहूंगा रिजवान ने क्या किया, कोच क्या कर रहा था, कोच को बेहतर पता था इन कंडीशंस का। हमें बैकएंड पे नहीं पता होगा कि आपने खुद उनको इख्तियारात कितने दिए हुए हैं। और जितना रिजवान को मैं जानता हूँ, मुल्तान सुल्तान की कप्तानी की बात करें, जितना उनको अंडरस्टैंड आज तक किया है,
रिजवान जोन है वो हमेशा चाहेंगे ऐसा कैप्टन लीड फ्रॉम द फ्रंट। वो चाहेंगे कि मैं अगर टीम को लीड कर रहा हूँ पाकिस्तान की, मैं कप्तान हूँ, तो मैं अपने डिसीजंस बीच में रखूं। आपने वो चीज काट दी है, आपने कप्तान को इसका मतलब 50% वैसे ही मार के अंदर भेजा हुआ है कि 50% मार दिया हुआ, बस 50% जाके आपने अंदर करना है। ऐसे टीम नहीं चलती, आपको बैकअप करना पड़ता है। कप्तान नहीं चल पाएगी, कप्तान को बैकअप करना पड़ेगा। मोहम्मद रिजवान हो, बाबर आजम हो, शाहीन शाह अफरीदी हो, कोई भी हो कप्तान, आपको बैकअप करना पड़ेगा। अवैस बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। रिशाद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। हम देख रहे हैं कि एक जानिब तो पाकिस्तानी टीम जो है एक जुस्तजू में लगी है, कोशिश कर रही है कि जो अपनी खोई हुई साख है उसको किसी तरह से समेट सके, ऑस्ट्रेलिया में अपनी कारकर्दगी दिखाए और वहाँ पर अपना लोहा मनवाए कि पाकिस्तानी टीम आज भी उसी तरह से खड़ी है। लेकिन दूसरी जानिब एक बड़ा अजीब सा अपसेट हुआ है। न्यूजीलैंड ने तीसरे टेस्ट में भारत को 25 रन से शिकस्त दी है। 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में भारत की आत्मा रोल दी, सीरीज में व्हाइट वॉश कर दिया। मुंबई में खेले गए तीसरे और आखिरी टेस्ट मैच भारतीय सूरमा 147 रन के हदफ के ताकुब में भी नाकाम रहे और पूरी भारतीय टीम 121 रन पर ढेर हो गई। तीसरे टेस्ट की दूसरी इनिंग में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने 11 रन बनाए। भारत को 25 साल बाद, ये 25 साल बाद एक खास फिगर है जो बार बार मेंशन किया जा रहा है, 25 साल बाद ये शिकस्त हुई है। यहाँ क्लीन स्वीप हुई है, यानी 1999 के बाद होम टेस्ट सीरीज में वाइट वॉश शिकस्त ये उनको हुई है। सीरीज का पहला मैच हुआ था बेंगलुरु में, जिसमें रोहित शर्मा की क़यादत में भारतीय टीम को 8 विकेटों से शिकस्त का सामना करना पड़ा। ये 36 साल बाद पहला मौका था जब न्यूजीलैंड ने भारत को इसके होम ग्राउंड पर टेस्ट मैच में शिकस्त दी थी। और उसके बाद न्यूजीलैंड ने पुणे में खेले गए दूसरे मैच में 113 रन से जो फतह समेटी थी, सीरीज में नाकाबिल तस्खीर बढ़तरी हासिल की और फिर यूं तीसरा मैच भी वो हार गए। यूं भारत को 12 बरस बाद होम ग्राउंड पर टेस्ट सीरीज में शिकस्त का सामना करना पड़ा, क्लीन स्वीप हुआ और भारत भी इस वक्त अपने ही ग्राउंड पर अपसेट का शिकार है। ये थी जो एक क्रिकेट की सूरत हाल ताज़ा तरीन, और हम मैच के हवाले से जो भी तफसीलात आती रहेंगी शो में आगे चलकर आपको बताते रहेंगे। फिलहाल एक ब्रेक लेंगे। वेलकम बैक। क्रिकेट की बात की हमने ब्रेक से पहले और अब बात कर लेते हैं दीगर स्पोर्ट्स की भी, और कुछ ऐसी स्पोर्ट्स की जिसके बारे में शायद अभी आपको इल्म नहीं है, उसमें इजाफा भी करेंगे। आपको बताएंगे कार ड्रोन रेसिंग है दुबई में, एक बड़ा इवेंट है जिसमें गो कार्टिंग की जाती है। गो कार्टिंग बहुत से शहरों में जहाँ पे भी अरीनास मौजूद है जहाँ पर लोग करते हैं, लेकिन इसको प्रोफेशनली करना, उसको परसू करना और उसमें फिर कारकर्दगी ऐसी दिखाना कि पाकिस्तान का नाम रोशन हो, क्या बात है। आपको बताएं 12 घंटे तक एंड्योरेंस रेस होती है ड्रोम जो अरीना है उसमें दुबई में, और वहां पर इसका रेस का इनेकाद हुआ। पाकिस्तानी टीम ने तीसरी पोजीशन हासिल की, मुल्क का नाम रोशन किया। 12 घंटे तक जारी रहने वाली इस रेस में 2 पाकिस्तानी ड्राइवर्स ने हिस्सा लिया और दुनिया के 17 ममालिक की टीमों जबकि इंडिया की 9 टीमों को पछाड़ते हुए नुमाया कामयाबी हासिल की है। मजीद इस रेस के मुतालिक उन्हीं से जान लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त हमारे चैंपियन मौजूद हैं उजैर मगजी और उनके साथ उनके टीम मैनेजर मौजूद हैं उमर खान। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मैं उजैर आपसे जानना चाहूँगा, कैसी रही रेस? 12 घंटे तवील इस रेस का हिस्सा रहना, बहुत फटीग होगी, बहुत स्ट्रेस होगा, और ये बताएं कि एक टीम में कितने ड्राइवर्स हो सकते हैं इस 12 घंटे के लिए? सबसे पहले तो जी शुक्रिया आपने शो में बुलाया, और जब रेस की बात शुरू करते हैं तो फटीग तो है जी, 12 घंटे की रेस है, गर्मी भी थी और बकाया टीमों में ज्यादातर जो थे 3 से 4 ड्राइवर थे तो उनको रेस्ट टाइम मिल रहा था बीच में। हम 2 ड्राइवर्स थे तो हमें रेस्ट टाइम नहीं मिल रहा था, एवरी 50 मिनट्स हमने जाना पड़ता था, तो काफी हेक्टिक रहा होगा। बिल्कुल, आपकी कारकर्दगी फिर भी शानदार रही, तीसरी पोजीशन आपने हासिल की, जबरदस्त है, कांग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारकबाद। उमर आप बताइएगा, आप टीम मैनेजर थे, किस तरह से आपने टीम को, क्या क्या मुश्किलात रही आपको टीम को वहां ले जाने में, और फिर वहां रेस जीतते वक्त आपको किन चैलेंजेस का सामना था? थैंक यू फॉर हैविंग अस। तो सबसे पहले तो आई थिंक मोटर स्पोर्ट्स एक बहुत ही छोटा स्पोर्ट्स है, तो स्पॉन्सरशिप लेना वो जो है वो सबसे बड़ा चैलेंज होता है। तो आई थिंक वहाँ जो हमें सपोर्ट मिली वो जुल्फ़िकार शाह साहब जो मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म है, वो उनसे हमें बहुत सपोर्ट मिली। आई थिंक अगर हमें उनको स्पॉन्सरशिप नहीं मिली होती शायद हम वो रेस नहीं कर पाते। तो लास्ट मोमेंट तक जो है वो चीज़ें जो है वो काफ़ी लटकी हुई थी, लेकिन आई थिंक रेस डे से कोई 4-5 दिन पहले जो है वो हम लोग वहाँ लैंड किए हैं, एंड देन हमारे ड्राइवर जो है वो 2-4 दिन प्रैक्टिस करी उन्होंने, बिकॉज आप जो है वो कुछ ही दिन प्रैक्टिस कर पाते हैं वहाँ जो ट्रैक होता है।
फिर वहाँ जाके जो है वो ड्राइवर्स ने जब प्रैक्टिस करी है तो हमें हमें प्रैक्टिस के दौरान नजर आ गया कि हमारे ड्राइवर्स का पेस है वो काफी अच्छा है। दैट गेव अस कॉन्फिडेंस। और रेस जब फिर 12 बजे 12:30 बजे शुरू होती है दोपहर के, तो एक बहुत सख्त गर्मी होती है दुबई की, तो उस गर्मी के अंदर इनिशियल 4 घंटे गुजारना वो बहुत मुश्किल होता है। आप यू हैव टू कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड, आपको बहुत पानी पीना होता है। जैसे अगर आप 50 मिनट स्प्रिंट के बाद आते हैं तो आपका 1 kg 1.5 kg फ्लक्चुएट हो रहा होता है, तो आपको जो है वो अच्छा खासा पानी पीना पड़ता है उसके अंदर। तो मतलब उज़ैर व्हेनेवर ही यूज्ड टू कम आउट, मतलब ही वाज ऑलवेज ड्रेंच्ड, पूरा गीला हुआ होता था पसीने से। काफी वेरी ट्रेनिंग, बहुत ट्रेनिंग है, बहुत ट्रेनिंग। तो जब 12 घंटे की रेस होती है तो 3-4 घंटे बाद जो है वो हर किसी के पिट स्टॉप्स अलग होते हैं, हर किसी के लैप्स अलग चल रहे होते हैं। तो उस वक्त तो बस आपको गाड़ी में बैठ के स्ट्रेटजी को देखते हुए चलानी होती है। तो तकरीबन जब 9 घंटे गुजर गए थे तब हमें नजर आना शुरू हुआ कि ठीक है सही है। अब आप स्ट्रेटजी डेवलप कर रहे होते हैं इस टीम में? जी, तो बेसिकली होता यही है कि मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि ड्राइवर्स को किस सीक्वेंस के अंदर भेजना है, कितने वक्त के लिए भेजना है, किस वक्त पिट कराना है, किस वक्त जो है वो ड्राइवर का पेस थोड़ा सा गिर रहा है, क्योंकि वो टाइमिंग्स जो है वो ड्राइवर के पास नहीं नजर आ रही होती, वो तो सिर्फ कार चला रहे होते हैं। तो आपको जो है वो स्क्रीन में नजर आ रहा था कि क्या टाइमिंग्स चल रही हैं, ड्राइवर कितना अभी बेहतर फील कर रहा है। अच्छा, आप पिट में खड़े होते हैं तो पिट में जो है वो ड्राइवर जो है वो अगर रेस कर रहा है तो आप पिट से खड़े होकर उसको कम्युनिकेशन के अंदर सिर्फ एक साइन बोर्ड होता है आपके पास। तो सिर्फ वही ये वो F1 वाला तरीका नहीं है कि आपके जो है वो ब्लूटूथ सेटअप लगा हुआ है, तो कम्युनिकेशन भी बहुत लिमिटेड होती है। तो उससे पहले तो आपकी टीम की केमिस्ट्री जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए इन दैट सेंस कि अंडरस्टैंड किया कि ड्राइवर इशारा कर रहा है तो व्हाट डज दैट मीन। तो उस तरीके से जो है वो हम लेके चलते हैं। तो स्ट्रेटजी उमर काफी भारी जिम्मेदारी है आपके कंधों पर भी इस टीम को जितवाने के लिए। और उज़ैर जारी बात है स्पीड के लिए जाने जाते हैं। उज़ैर बताइएगा कि आपको किस तरह से इंट्रोडक्शन मिला कि इसको प्रोफेशनली भी परस्यू किया जा सकता है? बहुत सारे लोग इसको एक तफरीही चीज़ समझते हैं जो कि लाहौर में मौजूद है, पाकिस्तान के दीगर शहरों में भी मौजूद है, लेकिन इसको परस्यू करना प्रोफेशनली क्या किसी ने गाइड किया आपको, या आपने खुद से देखा कि दुनिया भर में गो कार्टिंग की रेसिंग भी जारी है तो उसमें शिरकत की जा सकती है? गाइड तो जी मुझे नादिर मक्सी ने किया। वो करते भी रहे, उन्हें स्टार्ट की कार्टिंग से स्टार्ट की थी उन्होंने भी अमेरिका में। तो फिर हम दुबई गए थे 2022 में, उधर उमर भी हमारे साथ थे। वो हमारी पहली रेस हुई थी और उसमें अनफॉर्चुनेटली मैं इंजर हो गया था। तो वहां से जी शुरुआत हुई थी हमारी इंटरनेशनली परस्यू करने की इसको, और तो उसके बाद से जाते रहे हैं और बस फिर अल्लाह ने कामयाबी दे दी इस बार। तो उज़ैर, नादिर मगजी तो आपको पता है 4 व्हील्स चलाते हैं और वो शहरों में अपनी गाड़ियां दौड़ाते फिरते हैं। वो डेजर्ट रैली के लिए जाने जाते हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल एक एंटायरली डिफरेंट बॉल गेम है। तो इससे तारुफ उन्होंने करवाया, लेकिन आपने कैसे सोचा कि नादिर मगजी को उनके एरिना में फॉलो ना किया जाए, अपने एरिना में परफॉर्म किया जाए? स्टार्टिंग जी बेसिकली बेस है रेसिंग का, जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है समझे, ये हर किस्म की रेसिंग का एक बेस है। इससे आपके बेसिक्स सीधे होते हैं। तो फिर आपकी मर्जी है, आप ट्रैक रेसिंग में जाना चाहते हैं, ऑफ रोड रेसिंग में जाना चाहते हैं, कार्टिंग आपको दोनों जगह मदद करती है। बिल्कुल। तो उमर आप बताइएगा, आपके टीम में उज़ैर जैसे जो ड्राइवर्स थे वो बाकमाल बासलाहियत, और उसके साथ साथ उनके वालिद खालिद मगजी, नादिर मगजी उनको गाइड करने वाले, तो ऐसे ड्राइवर्स का आपके साथ होना, आपकी टीम में शामिल होना, आपको क्या लगता है कि इसने कहीं सपोर्ट किया है थर्ड पोजीशन हासिल करने के लिए? जी बिल्कुल। देखिए ऑब्वियसली रेस के अंदर ड्राइविंग मैटर्स, तो मतलब मैनेजर वो कुछ भी कर ले, वो कितने भी लोगों को इकट्ठा कर ले, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्राइवर्स की, बिकॉज देखिए ऑन द ट्रैक जो है एवरी टर्न मतलब यू हैव टू बी एग्जीक्यूटिंग इट वेरी परफेक्टली, और मतलब वो एक हेड स्पेस के अंदर आपको होना पड़ता है। ये कांस्टेंट आप 12 घंटे की बात करें, मतलब हम तो फॉर एग्जांपल अगर अपने घर से ऑफिस जा रहे हो तो उसमें हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन ऑब्वियसली आपको फॉर एग्जांपल अगर 50 मिनट का स्टिंट चला है तो यू हैव टू बी एक्सट्रीमली कॉन्सेंट्रेटेड, आपको हर टर्न, बिकॉज देखें यू आर अप अगेंस्ट इंटरनेशनल पीपल, मतलब वहाँ जो है वो कुछ इस तरीके की टीम्स आती हैं जो पूरे साल 40 हफ्ते भी जो है वो एवरी वीकेंड रेस कर रही होती हैं। तो you're competing with the best of the best, तो उसके अंदर आप भी अपने आप को बहुत पुश कर होते हैं। हमारे साथ एक मास चुगताई एक और ड्राइवर है जो पाकिस्तानी है, वो दुबई के अंदर ही रहते हैं, तो वो हमें बहुत सपोर्ट करते हैं इस ड्यूरेशन के अंदर। ऑब्वियसली ट्रेनिंग के अंदर भी वो उज़ैर के साथ रहे हैं,
हमारे पास यहाँ एक कराची के अंदर एक लोकल ट्रैक है जो ओमनी ट्रैक है, वहाँ जाके हम प्रैक्टिस करते रहे हैं, वहाँ रेस तो करने कभी की उमर कोशिश आपको करी है। ख्याल नहीं आया कि ट्रैक अवेलेबल है और टैलेंट अवेलेबल है और आप भी ऐसा रेसिंग में शिरकत कर सकते हैं? कभी आपको नहीं लगा कि आप भी शिरकत कर सकते थे? नहीं, हम करते थे, लेकिन हमारा उज़ैर वाला लेवल नहीं है। तो दूसरा एक थोड़ा सा मेरा डिसएडवांटेज ये भी है कि आई एम अबव वेट ऑल्सो। तो कार्टिंग के अंदर जो है वो 85 केजी जो है वो एक पावर वेट होता है, सो दैट वो हर किसी को उस वेट के ऊपर लेके आ जाते हैं ताकि जो है कंपटीशन जो है वो इक्वल रहे। तो अगर फॉर एग्जांपल आप 70 केजी के तो आपकी कार्ट के अंदर 15 केजी जो है वो ऐड कर दिया जाता है और आप 85 केजी पे हो जाते हैं। तो पूरे जो ज्यादातर लोग रेस करते हैं वो 85 केजी के ऊपर होते हैं। तो फॉर एग्जांपल इफ आई एम 10 kgs above that weight, तो आई एम अ डिसएडवांटेज टू माय टीम आल्सो। तो आपको वो उस तरीके से लेकर चलना पड़ता है। हम रेस करते हैं आपस में, तो रेस करते रहते हैं हम लोग, जो है वो गाड़ियों की भी रेस करते हैं यहाँ ट्रैक के ऊपर। तो उसके अंदर जो है वो बाकायदा एवरी मंथ हमारा जो है वो एक कंपटीशन रहता है। तो ये ऑब्वियसली दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ, दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ। ये हाँ। तो उज़ैर आप बताइए कि आपको क्या लगता है कितनी महंगी गेम है और कितने अफराद इसमें मज़ीद आने वाले वक्त में शिरकत कर सकते हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारी गेम्स हैं जैसा पोलो है, बाकी खेल हैं, बहुत महंगे होते हैं, आम अफराद इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। क्या गो कार्ट रेसिंग भी उन्हीं में से एक है, क्योंकि इसमें आपको गो कार्ट भी शायद ख़रीदना पड़ता है? नहीं जी, जब आप एंड्योरेंस रेसेस के लिए जाते हैं वहाँ पे तो आप गो कार्ट्स तो आपको प्रोवाइड की जाती हैं, लेकिन मेन मसला तब आता है जब रेस फीस इन्वॉल्व हो जाती है और आपके प्रैक्टिस सेशंस इन्वॉल्व हो जाते हैं। आप एज ए लेजर एक्टिविटी तो इसको परस्यू कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे इतनी महंगी नहीं होगी है, लेकिन जब आप दुबई चले जाते हैं और इंटरनेशनली रेस फीस देनी पड़ती है और जो दूसरे खर्चे आते हैं तो काफी महंगा हो जाता है, तो स्पॉन्सरशिप्स की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये मुझे बताइएगा कि आपके लिए जो ये ट्रैक था, ये गालिबन 1.8 किलोमीटर लॉन्ग ट्रैक था कार्टरोम में दुबई के। तो इस ट्रैक पे क्या आपको लगा कि क्या ज़्यादा ट्रिकी था ड्राइव करना, किस तरह से ज़्यादा मुश्किल था? क्योंकि इस पे अक्सर रेसिंग्स गो कार्ट की होती रहती हैं। ग्रिप लेवल जी ऊपर नीचे जा रहे होते हैं तो वो हमने देखना पड़ता है और उस हिसाब से अपने ब्रेकिंग पॉइंट्स वगैरह बनाने पड़ते हैं, तो ये चीज़ वहाँ पे काफ़ी ट्रिकी है। बिल्कुल। तो आप कोई मैसेज देना चाहें आने वाले रेसर्स को? पहले उज़ैर आप और फिर हम उमर से यही बात करेंगे, कोई मैसेज लेंगे? यही मैसेज है जी कि मेहनत करते रहें, और हम तो चाहते हैं कि जैसे इंडिया की आपने देखा 9 टीमें थी, हम एक टीम थे, तो हम चाहते हैं कि वहाँ पे और पाकिस्तान की टीम्स हों जो हमारे साथ हों वहाँ पे और कम्पीट कर रही हों, और हमें इस बात की बहुत खुशी होगी। बिल्कुल। और उमर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो अब इसे बोलूँगा कि सेफ्टी फर्स्ट। मतलब सड़क पे भगाना और ट्रैक पे भगाने में बड़ा फ़र्क होता है। आपको ट्रैक पे भगाने की आदत जो है वो डेवलप करनी चाहिए, और ऑब्वियसली हमारे पास अब वो चीज़ है। लाहौर में भी हमारे पास 1-2 ट्रैक्स हैं जो खुले हैं, कराची में हमारे पास एक बहुत अच्छा ट्रैक है जो खुला है। तो फर्स्ट आप वहाँ आके अपना स्किल को पॉलिश करने की कोशिश करें। सड़क पे भगाना और दूसरे लोगों की जो है ज़िंदगी को डेंजर में डालना, दैट इज़ नॉट व्हाट दिस स्पोर्ट इज़। वहाँ से फिर आप पिकअप करें, एंड देन ऑब्वियसली इट्स अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। ये ऐसा नहीं है कि हर इंसान समझे कि मैं गाड़ी तेज चलाता हूँ तो मैं गाड़ी तेज चला सकता हूँ, इट्स ऑल अबाउट प्रिसीजन, इट्स ऑल अबाउट नोइंग कि आपकी गाड़ी क्या आपके व्हाट्स द लिमिट। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। वंस यू गेट अ गुड मेंटरशिप, वंस यू गेट अ गुड ट्रैक, यू कीप डूइंग इट डे इन डे आउट, और फिर ऑब्वियसली उसको आप एक्सेल करें। जैसे जैन ने बोला कि वहाँ बल्कि इंडिया कैंप मेरे बिल्कुल बराबर में ही था, तो वहाँ के मैनेजर वगैरह से मेरी बातचीत होती रहती थी। वो पूछ रहे थे कि आपके कैसे चल रहा है, हमारा कैसे चल रहा है। तो जब बाहर जाते हैं ना तो कंपटीशन के अंदर इट इज अ वेरी इट्स फुल ऑफ फ्रेंडशिप्स। तो वहाँ जो है वो ऐसा नहीं होता कि आप एक दूसरे के अगेंस्ट होते हैं, लेकिन ये है कि ऑब्वियसली एक जोश जज्बे के अंदर एक एड्रेनलिन रश होता है, तो यू ऑलवेज ट्राई टू गो। ऑब्वियसली इंडिया के साथ हमारा एक हमेशा से अच्छा एड्रेनलिन रश आपको बिल्कुल लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सी स्पोर्ट्स में मौजूद है, और स्पेशली रेसिंग से जितनी मुंसलिक स्पोर्ट्स हैं उसमें ये एड्रेनलिन रश बिल्कुल आपको। बहुत शुक्रिया उमर और उज़ैर आपका एक्सप्रेसो से गुफ्तगू करने के लिए। आप यूं ही कारकर्दगी दिखाते रहें, पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, और दीगर अफराद जो इस वक्त आपको देख रहे हैं गो कार्टिंग आमतौर पर करते हैं, आप उसे प्रोफेशनली भी परस्यू कर सकते हैं। ज़रूर कीजिएगा। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक।
अब आपकी मुलाकात ऐसे पाकिस्तानी हीरो से करवाते हैं जिन्होंने काज़किस्तान में होने वाली इंटरनेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है। और ज़बरदस्त बात यह है कि टाइटल अपने नाम करने वाले मोहम्मद हसीब पाकिस्तान के बड़े दीनी मदरसा जामतुल रशीद के दर्जा सालिस के तालिब इल्म हैं और आलमी खाना बदोश MMA चैंपियनशिप 24 से 27 अक्टूबर तक काज़किस्तान में हुई, जिसमें पाकिस्तानी टीम ने शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। मजीद बात करने के लिए हमारे साथ किक बॉक्सर चैंपियन मोहम्मद हसीब ही मौजूद है। मोहम्मद हसीब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले ये बताइएगा, गोल्ड मेडल जीतकर कैसा लग रहा है आपको? गोल्ड मेडल जीतकर अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और आप लोगों का शुक्रिया अदा करना को आप लोगों ने हमें इंटरव्यू का मौका दिया और बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये बताइए, मदरसे की जानिब से आपको कितनी सपोर्ट मिली? आप तालिब इल्म हैं, आलिम बन रहे हैं, लेकिन मदरसे ने भी की इंतज़ामिया ने भी कुछ सपोर्ट किया आपको? मदरसे की तरफ से तो फिलहाल सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिले और पैसों के हवाले से और जामिया फिलहाल थोड़ा माली हालात से कमज़ोर है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आइंदा माली हालात से और हर तरीके से सपोर्ट करेंगे। वैसे तो सपोर्ट करते रहे। अच्छा, ये बताइएगा कि किक बॉक्सिंग एक ऐसा खेल है, अमूमन इस तरफ रागिब नहीं होते आलिम बनने वाले लोग, आप कैसे रागिब हो गए? बस ये मेरी बचपन से ख्वाहिश थी और बचपन से मेरे ये तमन्ना थी कि मैं पाकिस्तान के लिए और अपने मुल्क के लिए पूरी दुनिया में अपना परचम लहराऊं और ये जज्बा था और ये जुनून था। आपने पहले भी कोई टाइटल जीता है? ये आलमी मुकाबले में सबसे ये पहला मुकाबला था और नेशनल लेवल पर पाकिस्तान में किक बॉक्सिंग पर मैंने एक टाइटल और जीता है नेशनल लेवल पर। अच्छा, ज़बरदस्त बात है। अब वापसी हुई आपकी पाकिस्तान, कैसा इस्तकबाल मिला? घर वालों के क्या तासुरात थे? अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के हमारे इलाके के लोगों के जामिया रशीद के अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से अच्छे तरीके से इस्तकबाल मिला और घर वाले सारे अहले सारे खुश है हमारे से। अच्छा, आप मदरसे में भी प्रैक्टिस ट्रेनिंग इसकी जारी रहती ही होगी, मुकाबले जारी रहते ही होंगे? जी, मदरसे में मैं खुद भी अपने जो तालिब इल्म होते हैं ना उनको भी सिखाता हूँ और खुद भी अपनी प्रैक्टिस करता हूँ। तो तालिब इल्म जो आपके साथी तालिब इल्म है वो तो आपसे डरते होंगे? नहीं, मेरा मिजाज इस तरह नहीं है कि मैं लोगों को डराऊं या इस तरह कुछ करूं, लेकिन सारे मुझसे खुश है, मुझसे अच्छी तरीके से मैं पेश आता हूं, तो इस वजह से इस तरह कुछ नहीं होता कि वो डरे मुझसे। अच्छा, ये बताइएगा, मुस्तकबिल में इस खेल में कौन से इवेंट आप सोचते हैं कि पाकिस्तान की उनमें नुमाइंदगी हो सकती है और आप इरादा रखते हैं? मेरा तो इरादे बहुत से बड़े बड़े इरादे हैं। अगर हुकूमत की तरफ से और अपने लोगों की तरफ से सपोर्ट मिले तो इंशाल्लाह मैं वन चैंपियनशिप और UFC में इस तरह बड़े बड़े मुकाबले में मैं जीत सकता हूँ और पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकता हूँ। तो आप अपनी क्लास में सिर्फ इकलौते ही थे जो इस तरफ मतवज्जो हुए, या और भी आपको इर्द गिर्द अपने दोस्त दिखाई देते हैं जो इस तरह की स्पोर्ट्स में दिलचस्पी रखते हैं या उसको परसू कर रहे हैं? दिलचस्पी तो बहुत से दोस्त रखते हैं, लेकिन मसला ये कि पढ़ाई का टेंशन होता है और पढ़ाई के साथ जारी रखना थोड़ा मुश्किल होता है, तो बहुत से लड़के आते फिर वापस चले जाते। एक दो दोस्त इस तरह है कि वो मेरे साथ होते रहते हर वक्त और उसका भी इरादा इस तरह है कि हम भी पाकिस्तान के लिए और अपनी जामिया के लिए और अपने लोगों के लिए कुछ न कुछ करें। तो आपका पहली बार था मुल्क से बाहर निकलना, वो तजर्बा कैसा रहा? आप मुल्क से बाहर निकले, आपने नुमाइंदगी की, लेकिन काज़किस्तान में जो एक टूर्नामेंट जीता, सब में नुमाया दिखाई दिए, ये तो एक एजाज़ अपनी जगह पर है ही, लेकिन मुल्क से बाहर जाना और दुनिया को एक्सप्लोर करना, ये कैसा लगा आपको? बस बहुत अच्छा लगा और पहली बार थी जब पाकिस्तान से बाहर दूसरे मुमालिक में जाना पड़ा और बहुत पहले तो ऐसे लग रहा था कि हम कोई दूसरी जगह पहले नहीं गए थे ना पाकिस्तान से बाहर, तो बहुत अजीब सी लग रही थी उसकी लोगों की खुराकें, लोगों की रहन सहन और लोग, लेकिन अब बहुत अच्छा लगा। अच्छा, और ये बताइएगा कि जो लोग अब आपको फॉलो करना चाह रहे हैं, आपकी तकलीद करते हैं और आपको देखते हैं कि अगर आप जीत सकते हैं तो वो भी जीत सकते हैं, उनके लिए क्या पैगाम आप देंगे? मेरा उनके लिए पैगाम है कि अगर मैं इतनी सख्ती बर्दाश्त कर सकता हूँ, मैं अगर पढ़ाई के साथ मैं कर सकता हूँ, ये गेम जारी रख सकता हूँ और
ये लोग भी कर सकते हैं। मेरे भी 2 हाथ और 2 पैर है, इन लोगों को भी 2 हाथ और पैर है। अगर मैं कर सकता हूँ तो वो लोग भी कर सकते हैं। तो इनके लिए ये पैगाम है कि कोशिश जारी रखें। अगर दिल में जज्बा और जुनून है तो कर सकते हो, अगर नहीं है तो फिर अपने आप का वक्त और फजूल में ज़ाया न करो कि ऐसे 2-5 दिन करो फिर छोड़ लो, फिर 5-2-3 करो छोड़ लो। वैसे मेरे 7-8 साल हो गए मैं गेम का खेल रहा हूँ और नेशनल सतह पर और इंटरनेशनल सतह पर अल्हम्दुलिल्लाह मैं खेल चुका हूँ। तो इसके पीछे बहुत से सख्तियाँ मैंने बर्दाश्त किए हुए, तो ये सख्तियाँ बर्दाश्त करने के बाद आप लोगों को ये सिला मिलेगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मोहम्मद हसीब हमसे बात करने के लिए। आपको एक बार फिर मुबारकबाद गोल्ड मेडल जीतने के लिए, और यूं ही अपनी कारकर्दगी दिखाते रहिए। आप लोगों की वजह से ही पाकिस्तान का नाम रोशन हो रहा है इस वक्त मुख्तलिफ खेलों में। हसीब से हमने बात की। अभी आपको पाकिस्तान की सिचुएशन बता दें, ऑस्ट्रेलिया के साथ मुकाबला, वनडे सीरीज जारी। बाबर आजम 37 रन पर आउट हो गए हैं और इस वक्त कामरान गुलाम और रिजवान क्रीज पर मौजूद हैं। काफ़ी सूरत हाल गंभीर होती हुई नज़र आ रही है। 63 स्कोर है, 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं और इस वक्त तकरीबन 18 ओवर हो चुके हैं। 17.4 ओवर जो है उसका खेल हो रहा है और इसके साथ साथ अब देख रहे हैं कि पाकिस्तान काफ़ी कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से पूरे मैच पर ग्रिप हासिल कर सके। इससे पहले फास्ट बॉलर्स भी आमने सामने आए। दोनों पाकिस्तानी टीम और ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज़ में खेलने वाले फास्ट बॉलर दोनों लेफ्ट आर्म हैं और ब्रॉडकास्टर्स ने शाहीन अफरीदी और मिचेल स्टार्क का MCG में फेस ऑफ रिकॉर्ड किया है। इस मौके पर शाहीन अफरीदी ने कहा कि 2015 के वर्ल्ड कप फाइनल में स्टार्क का इन स्विंग उन्होंने देखा था, जिसके बाद फुल लेंथ बॉलिंग उन्होंने शुरू की थी। इस वक्त आपने फेसबुक में हंसी मजाक देखा दोनों फास्ट बॉलर्स का, और हम इस वक्त जो ग्राउंड में सूरत हाल है उससे भी आपको लम्हा ब लम्हा आगाह कर रहे हैं। 69 स्कोर है और 3 खिलाड़ी आउट हैं। मजीद जो भी अपडेट होगी आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मैच की ताज़ा तरीन सूरत हाल अब आपके सामने है। 4 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं और 4 खिलाड़ियों के बाद इस वक्त मोहम्मद रिजवान और सलमान आगा क्रीज पर मौजूद हैं। 71 रन बनाए हैं अब तक पाकिस्तानी टीम ने। 4 खिलाड़ी आउट हैं, 20 ओवर्स हो चुके हैं। इस वक्त तशवीशनाक सूरत हाल है। पाकिस्तानी टीम जस्तजू में है किसी तरह से मैच पर काबू पाए, लेकिन यूँ लगता है कि जितनी तेज़ी से जिस तेज़ रफ्तारी से ये विकेटें गिरती चली जा रही हैं, काबू में आना थोड़ा मुश्किल है। और आप देखें कि सारे फास्ट बॉलर्स लेकर गए हमने कोई भी स्पिनर इस्तेमाल नहीं किया और हमारी सबसे बड़ी विकेट बाबर आजम की विकेट वो ज़ैम्पा ने हासिल की, वो भी स्पिनर हैं। तो उन्होंने स्पिनर्स खिलाए, हमने कारकर्दगी के बावजूद स्पिनर्स नहीं खिलाए और हम अपने पेस अटैक पर जो है तवज्जो रखते हुए पहुंचे हैं वहां पर। चलें देखते हैं आगे क्या सूरत हाल बनती है। जो भी सूरत हाल होगी आपको इस प्रोग्राम के तवस्सुत से भी आगाह करते रहेंगे। आगे भी आप दीगर न्यूज़ में देख ही लेंगे पाकिस्तान की कारकर्दगी क्या रही। हम ये कोशिश करेंगे कि उम्मीद करेंगे कि इस तरह से पाकिस्तान को सपोर्ट करते रहें, पाकिस्तानी ग्रीन शर्ट्स को सपोर्ट करते रहें, क्योंकि किसी भी वक्त पाकिस्तानी टीम इसका पासा पलट सकती है, ये एहलियत ज़रूर है उसमें। सियासी अखाड़े की बात करते हैं। इस वक्त तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर इस्लामाबाद में दमादम मस्कल अंदर करने की धमकी दे दी है और वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने हफ्ते के रोज़ अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात की। बाद में उन्होंने मीडिया से भी गुफ्तगू की। उसमें ये कहना था कि पुरान रहकर बहुत मारे खा ली हैं, सर पर कफन बांध लिया है, ये फाइनल कॉल है, अपने हकूक वापस लेकर जाएंगे। बानी PTI के साथ नारवा सलूक दोबारा काबिल बर्दाश्त नहीं होगा। 9 नवंबर को सवाबी में जलसे में आइंदा का लाएअमल वो देंगे। 9 तारीख को इंशाल्लाह हम सवाबी के मकाम पर मोटरवे के ऊपर वो जो हमारा एक जगह है जहां हम इकट्ठे होते हैं और माशाल्लाह वहां से हम इकट्ठे निकलते हैं, तो वहां पर पूरे पाकिस्तान से लोगों को बुलाकर वहां पर इकट्ठे होकर फिर उसी जगह से आगे का प्लान देना है कि हमने इसके बाद उस जगह पे कैसे इकट्ठा होना है, कौन सी तैयारी करनी है, जिम्मेदारियां देनी है जिम्मेदारान को पूरे पाकिस्तान के अंदर जो पार्टी के हैं उन सबको कि उन्होंने किसी तरीके से वहां से लोगों को इकट्ठा करके लाना है, क्या क्या जरूरियात है साथ लेके आनी है और इंशाल्लाह फिर वहां से हम ऐलान करेंगे एक डेट का। अभी एक फाइनल कॉल होगी और ये फाइनल कॉल ऐसे होगी कि मेरे ख्याल में अब सर पे कफन बांध के हम निकलेंगे, क्योंकि पुरमन रह के मारे खा के उसके बाद हमारे वर्कर गिरफ्तार हो जाते हैं क्योंकि पुरमन होते हैं। अब देखना ये है कि तहरीक इंसाफ सवाबी में जलसा करती है या धरना देती है और विफाक की हिकमत अमली क्या होगी। दूसरी जानिब नून लीग के सदर नवाज शरीफ अपना दौरा अमरीका मुकम्मल कर लंदन पहुंच गए हैं। मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ और मरीम नवाज पंजाब में अच्छा काम कर रहे हैं, मुल्क में मुआशी इशारियत दुरुस्त समत में है।
नवाज शरीफ की गुफ्तगू आपने सुनी। उधर कौमी असम्बली और सेनेट के आम इजलास आज होंगे और इजलासों में अहम कानून साजी मुतवक्के है, जिसके लिए हुकूमत ने तमाम अरकान पार्लियामेंट को हासिल यकीनी बनाने की हिदायत की है। ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली इजलास में इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल और जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल मंजूर कराए जाने का भी इम्कान है। कौमी असम्बली इजलास का 7 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया है, जिससे के मुताबिक आज होने वाले कौमी असम्बली इजलास में आलमी रैंकिंग में पाकिस्तान की अदलिया और रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में तनज़ली के बारे में तवज्जो दिलाओ नोटिस ऐवान में पेश किया जाएगा। पीपल्स पार्टी की सैर कामरान आलमी रैंकिंग में रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 में 142वें में से पाकिस्तान के 129वें नंबर पर होने पर ऐवान की तवज्जो मबजूल करवाएंगी, जबकि वज़ीर कानून ऐवान को आलमी रैंकिंग रिपोर्ट के बारे में एतमाद मिलेंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस भी कौमी असम्बली में पेश करेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सीनियर तज्जियाकार माजिद निज़ामी। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू। माजिद, इस वक्त सूरत हाल देखिए, सबसे पहले हम वज़ीर आला केपी की बात कर लेते हैं। अली अमीन गंडापुर ने 9 नवंबर को सवाबी में जलसे की जो कॉल दी है, अगले लाएमल का उन्होंने कहा कि जलसे में ऐलान करेंगे। कैसे देखते हैं, कितना दमखम है इस कॉल में? जी बहुत शुक्रिया। तहरीक इंसाफ की अभी तक की स्ट्रेटजी के अंदर जो एक बुनियादी मसला नजर आता है वो ये है कि उनकी जो लीडरशिप है उसके बयानात में और प्रैक्टिकली ग्राउंड पे जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। राइट। हमने ये देखा है कि गुज़िश्ता 4 से 6 महीने के अंदर इनकी जो प्लानिंग रही है, जब वो एग्जीक्यूशन के मरहले पे आई तो वो उस हद तक नताइज नहीं दे सकी जिस तरह तहरीक इंसाफ ये तवक्को कर रही थी कि वो एक एहतजाजी तहरीक बर्पा करेंगे और उसकी बुनियाद पे वो मरकज के ऊपर प्रेशर डालेंगे जिससे उनके बानी चेयरमैन को कोई रिलीफ मिल सकेगा। लेकिन लाहौर का जलसा हो, इस्लामाबाद का जलसा हो, फैसलाबाद में और बाकी शहरों में जो एहतजाज किए गए उनसे वो इम्प्रेशन क्रिएट नहीं हो पाया। अब अली अमीन गंडापुर ने जिस तरह हमने देखा अगस्त में बयानात दिए, सितंबर में बयानात दिए, अक्टूबर में दिए, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन का वक्त आता है या अमल करने का वक्त आता है तो उस वक्त तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की स्ट्रेटेजी मुख्तलिफ होती है। स्पेशली डी चौक के ऊपर जो मुजाहरे हुए, जलसे जुलूस हुए, उसमें पार्टी क़यादत में और कारकुनान के अंदर एक बहुत ज्यादा डिफरेंस नजर आया और उसके बाद से ये आवाजें बुलंद होना शुरू हो गई कि अगर इस तरह से ही चीजें आगे जाएंगी तो ये सारा का सारा तासुर ज़ाइल हो जाएगा। तो अभी भी अली अमीन गंडापुर के जो बयानात हैं वो तो बड़े तुंदो तेज हैं और बड़ा वो तेज खेलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या इसको वो प्रैक्टिकली ग्राउंड पे भी कन्वर्ट कर पाएंगे या नहीं, ये अभी तक खासा मुश्किल है। अभी आप प्रैक्टिकल ग्राउंड की बात करते हैं तो अली अमीन गंडापुर ने बुशरा बीबी से मंसूब जो डील की बातें हो रही थी उनको मुस्तरद किया था। आपको लगता है कि जिस डील या ढील की बाज़गश्त हो रही है इसमें कोई हकीकत भी है? देखिए ये सारे मुकदमात तो बिल्कुल अदालतों के जरिए हल नहीं हो रहे, इस पे तो हम सब क्लैरिटी रखते हैं और अदालतों को मुबैना तौर पे एक टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब मसला ये है कि तहरीक इंसाफ की क़यादत में स्पेशली बानी चेयरमैन इमरान खान में और रियासत के दूसरे इदारों में एतमाद का फुकदान बहुत ज्यादा है। इसी वजह से हमने देखा कि अगस्त में एक जलसा मुलतवी हुआ, लेकिन सितंबर में जो जलसा हुआ उसमें ऐसे बयानात आए कि वो सारा का सारा प्रोसेस रुक गया, बल्कि रुकने की बजाय 2 कदम पीछे चला गया। अभी भी ये जो अलीमा खान साहिबा की, उज़मा खान साहिबा की और बुशरा इमरान साहिबा की जो रिहाई है उसके हवाले से ये सवालात बिल्कुल उठाए जा रहे हैं। अब देखना ये है कि क्या ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है या नहीं। उसकी वजह ये है कि तहरीक इंसाफ के मामले में ये चीज देखी गई है कि यहाँ पे इनिशिएटिव तो ले लिया जाता है लेकिन उसे तसलसल के साथ आगे बढ़ाने में काफी मसले मसाइल हैं। तो माजिद आपको क्या लगता है, कुछ कोई आपको नजर आता है कि इस वक्त हम बुशरा बीबी और अलीमा खान की अगर बात कर रहे हैं तो कुछ फ्रैक्शंस को की क़यादत कर सकती हैं, क्या पार्टी क़यादत कर सकती है कलेक्टिवली, कोई भी इनमें से एक या दोनों आपको नजर आता है करती हुई क़यादत? दोनों ख़वातीन काफी मजबूत पोजीशन में है पार्टी में। जी बिल्कुल मजबूत पोजीशन में, और मुझे तो ये भी लगता है कि बैरिस्टर गौर हो, असद कैसर हो या उमर अयूब हो, उनसे ज्यादा इनका इन्फ्लुएंस है और ये तो गाहे गाहे खबरों में चीजें सामने आती रहती हैं। अब ये तो बानी चेयरमैन इमरान खान फैसला करेंगे कि क्या उन्होंने अपनी बेगम के जरिए एहतजाजी तहरीक को लीड करवाना है या अपनी बहनों के जरिए, क्योंकि उन दोनों के जो इख्तलाफात हैं वो भी हम सबके
तो क्या और ये इसी- खासा क्या मुश्किल होगा ये- जिसको हम क्या यही वजह है जिसकी वजह से वो पेशावर में डेरे डाल के बैठी? बिल्कुल ये भी वजह हो सकती है, लेकिन उनका एक लाहौर का दौरा भी हुआ है। अब देखना ये है कि क्या अगर तो वो सियासत में सियासी बयानबाजी के जरिए अपनी एंट्री करती हैं, तो फिर ये कहा जा सकता है कि पार्टी की जो नेक्स्ट लाइन है वो बेगम इमरान खान साहिबा की तरफ से आएगी, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं लग रहा। तो 9 नवंबर का जो जलसा है उसमें शायद ऐसी कोई प्लानिंग सामने आए, या वहां पर क्या वो शिरकत करेंगी या नहीं करेंगी, ये एक ऐसा सवाल होगा कि जिससे हम ये डिटरमिन कर सकेंगे कि उनका मजीद पॉलिटिक्स चीजें में क्या वाज़ेह रोल होंगी, होगा। मजीद चीजें बैकएंड के आया ऊपर होंगी। तो बिल्कुल इस वक्त फैसला साजी में शरीक है। बिल्कुल। चले, अच्छा अब ये बताइएगा कि कौमी असेंबली में आज मुतादिद बिल्स पेश होने वाले हैं, इनमें से कई के पास होने का भी इम्कान है। एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस है, दूसरा जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल है। जजेस की तादाद में इजाफे से हुकूमत क्या कोई अधूरे अहदाफ भी हासिल करना चाह रही है? इस वक्त कौमी असेंबली का और सेनेट का जो इजलास है वो इसलिए अहमियत इख्तियार कर गया है कि 2-3 बड़े अहम मामले यहाँ पे डिस्कस होंगे। एक तो जजेस की तादाद है, उसकी वजह ये कि अदलिया पे और हुकूमत पे दोनों पे इस चीज का दबाव रहता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर 50,000 से जायद मुकदमात अपीलें ज़ेरे समाअत हैं कि जिनका फैसला नहीं हो पा रहा। तो इसलिए आईनी तरमीम के अंदर भी इस चीज को डिस्कस किया गया कि क्या जजेस की तादाद में इजाफा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। फिर इसी तरह हमने देखा कि जब हम मुकदमात और अपीलों को सामने रखते हैं तो पता चलता है कि अवाम को वहां से रिलीफ नहीं मिल रहा। तो ये एक कोशिश हो सकती है कि जिसके अंदर अवाम को रिलीफ देने के लिए जजेस की तादाद को बढ़ाया जाए। आईनी बेंचेस अलहदा हो चुके हैं, तो अब अगर जजेस की तादाद बढ़ती है तो उससे कम से कम ये फायदा हो सकता है कि वो जो पेंडिंग केसेस हैं वो कहीं ना कहीं से उनका नंबर कम होना शुरू हो जाएगा और एक थोड़ा सा सिलसिला शुरू होगा कि जिसमें आवाम रिलीफ हासिल कर सकेगी। तो इस लिहाज से तो ये एक बड़ा अच्छा इकदाम होगा। सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी तादाद बिल्कुल बढ़नी चाहिए। दूसरी जानिब जो इंसदादी दहशतगर्दी का बिल है, बहरहाल वो एक डिबेटेबल चीज है कि जिसके अंदर इदारों को 3 से 6 माह तक किसी भी शख्स को पेश ना करने के हवाले से जो तजावीज सामने आ रही हैं, वो तो आज बिल के अंदर एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि उसमें कौन सी शिक जो है उसको चेंज किया जा रहा है। लेकिन अगर ऐसे होता है तो इसके ऊपर बेसिक ह्यूमन राइट्स और बाकी जो तंजीमें इंसानी हकूक के अलंबरदार उनकी जानिब से संजीदा तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया जा रहा है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं। इस वक्त अमरीकी इंतखाबात कल होने वाले हैं, बहुत कम वक्त रह गया है और एक फेस ऑफ जारी है डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन पार्टी के माबैन। हम देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप जितना मजबूती से पहले दिखाई दे रहे थे और ख़ासकर वो जो वाक़या हुआ उसके बाद तो उनकी शोहरत में ऐसे इजाफा हो गया कि लग रहा था कि अब अगर अगले दिन इलेक्शन हो जाएंगे तो वही जीत जाएंगे। लेकिन अब कामला काफ़ी मजबूती से वापस आई हैं। उनकी तरफ से जो ये उम्मीद की जा रही थी कि कामला जो है वो ग्राउंड सेफ नहीं कर पाएंगी और जो बाइडन का इस टाइम पर आकर पीछे हटना सदारत की दौड़ से ये शायद डेमोक्रेट्स के लिए अच्छा नहीं जाएगा। वो दिखाई दे रहा है कि कामला सबकत ले जा रही हैं कुछ स्विंग स्टेट्स में। आपको लगता है कि अमरीकी इंतखाबात का पाकिस्तानी सियासत पे तो ऑफ कोर्स एक असर होगा ही, लेकिन किस कदर असर होगा, जबकि ये बातें भी की जा रही हैं कि ट्रंप के आने से शायद पीटीआई को कोई सपोर्ट मिल जाए? जी बिल्कुल, अमेरिकन इलेक्शंस पाकिस्तानी इलेक्शन से इसलिए मुख्तलिफ है कि वहां पर वोट्स की बुनियाद पे, अवाम के वोट्स की बुनियाद पे फैसला नहीं होता, बल्कि वो जो उनका एक टिपिकल कॉलेज है जिसके वोट्स होते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज, वो काउंट किए जाते हैं। बिल्कुल, और उसी की बुनियाद पे हमने ये देखा कि बुश ने और उनके जो मद्दे मुकाबिल अल गोर थे उन्होंने ज्यादा वोट हासिल किए, इसी तरह ट्रंप ने कम वोट हासिल किए, हिलरी क्लिंटन ने ज्यादा वोट हासिल किए। लेकिन इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर जब वो चीजें गई तो वहां से उनका एक प्रॉपर तरीकेकार मुख्तलिफ है। तो इसलिए ये समझना कि कोई ग्राउंड के ऊपर मकबूल है, लेकिन उसे अपने इलेक्टोरल कॉलेज को जीतना होगा, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जहां तक मामला है तहरीक इंसाफ का, तो ये बात दुरुस्त है कि तहरीक इंसाफ की जानिब से ऐसे दावे जरूर किए जा रहे हैं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट अगर ट्रंप बनते हैं से जो पॉलिसीज हैं उनमें कोई तब्दीली आ सकती है, या हुकूमत पाकिस्तान पे ये दबाव डाला जाएगा कि इमरान खान साहब को रिहा किया जाए या उनके हवाले से कोई नरमी इख्तियार की जाए। लेकिन मुझे इस सारी कहानी के अंदर कई अगर मगर नजर आते हैं। उसकी वजह ये है कि इमरान खान साहब जब हुकूमत में थे या डोनाल्ड ट्रंप हुकूमत में थे तो उनकी कोई इतने मिसाली ताल्लुकात नहीं थे कि जिसकी बुनियाद पे हम दावा कर सकें कि एक स्टेट दूसरी स्टेट से ये मुतालबा करेगी कि जी उन्हें रिहा किया जाए।
और दूसरी तरफ इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान में अमेरिका के इस वक्त जो मुफादात हैं, अफगानिस्तान का मसला हल हो चुका है, उसके बाद से अमेरिका थोड़ा सा डिस्टेंस पे नजर आता है। और इस पर खास तौर पर ये भी बताया जा रहा है कि इस वक्त मुस्लिम वोटर्स जो कि स्विंग स्टेट्स में मौजूद हैं, तकरीबन 25 लाख के करीब वोटर्स हैं, उनकी राय बड़ी मैटर करेगी, क्योंकि ये स्विंग स्टेट्स ही हैं जो डिसाइड करती हैं कि कौन अमरीकी सदर बनने वाला है, और दीगर स्टेट्स में तो पहले से डिसाइडेड होता है कि किस पार्टी को वो वोट करने वाली हैं। बहुत शुक्रिया माजिद निज़ामी, हमें सारी सूरत हाल जो नेशनल लेवल पर थी, जो इंटरनेशनल लेवल पर है, उस पर आपने अपना तजिया पेश किया। वेलकम बैक। अब बारी है सेगमेंट माइंड मैटर्स की, जिसमें वक़ार अहमद मलिक आज बात कर रहे हैं कि रिश्तेदारों से हसद और रंजिश बच्चों को इस जहर से दूर रखें ताकि उनमें तख्लीकी सरगर्मियों का फ़रोग़ मुमकिन हो पाए। दिलचस्प गुफ्तगू आप भी देखिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वक़ार अहमद और आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स। बच्चों की नफ्सियात पर बात हो रही है। आज का जो मौजू है वो ये है कि बच्चों को अपनी ज़ाती मुकाबलाबाजियों का हिस्सा मत बनाइए। हमने जब भी बच्चों की नफ्सियात पर काम किया, यानी साइकोलॉजी के अंदर, तो देखा कि बच्चे सबसे ज़्यादा जो सफ़र कर रहे थे वो इस हवाले से कर रहे थे कि जो वालिदैन थे उनके अपने कोई मामलात थे जो कि रिश्तेदारों के साथ थे, जो कि अपने जानने वालों के साथ थे, जो कि पड़ोसियों के साथ थे, जो कि मुख्तलिफ जो उनके मुतल्लिकीन हैं उनके साथ थे, और उसके अंदर जो मुखासमत थी, उनके अंदर जो कुछ ऐसे मामलात थे, कुछ हसद के मामलात थे, कुछ एक दूसरे के साथ मुकाबलाबाजी थी, ये उनके आपस के जो मामलात सोसाइटी के अंदर चल रहे थे, उनका बच्चों को उनका हिस्सा बना दिया गया। और बच्चे जो हैं, अब आप इमेजिन कीजिए कि किस सफरिंग में, आप खुद तो सफरिंग में हैं, आपकी तो ज़िंदगी जो है वो म्यार ज़िंदगी आपका तो मुकम्मल तौर पे मुतासिर है। आप तो ज़िंदगी की खूबी से और ज़िंदगी को खूबसूरतियों से आप महरूम हैं, क्योंकि आप तो किसी मुकाबलाबाजियों में और कुछ इस तरह के मामलात में। मसला ये है कि बच्चों को घसीट के भी आपने वहाँ ले आए। आप फ़र्ज़ कीजिए कि किसी जगह पे एक बच्चा जो है, आपने उमूमी तौर पे ये मंज़र देखा होगा कि किसी के घर में जब कोई मेहमान गए तो घर वालों ने अपने बच्चे को कहा या बच्ची को कहा कि आप इधर आ जाएं, और फिर उसके बाद आप उसको कहा कि आप फ़लाँ वाली पोइम सुनाओ, या आप फ़लाँ वाली कोई ABC सुनाओ, या फ़लाँ कोई चीज़ जो है जो भी आप उस बच्चे ने रटी हुई है, तो उसको कहा कि ये आप यहाँ पे परफॉर्म करो सबके सामने। इसलिए आप नहीं कर रहे बेसिकली कि आप और वो जो रिश्तेदार हैं वो बच्चे की मासूमियत को अप्रिशिएट कर सकें। अगर किसी भी जगह पे आपके जहन में ये चीज़ है उस बच्चे के हवाले से कि हमने अपने बच्चे को ज़रा सुपीरियर दिखाना है कि देखो हम कैसे तरबियत कर रहे हैं, या हमारा बच्चा जो है वो ज़हीन कितना है, ये मुमकिन तौर पे बहुत सारे वाले हैं वो इक्वली मासूम होते हैं, इक्वली ज़हीन होते हैं। सलाहियतें जो हैं, कुछ मामलात जो हैं उनकी परवरिश के दौरान वहाँ पे कुछ सलाहियतों को गज़न पहुँचती है, कुछ मामलात जो हैं वो बेहतर होते हैं। तो ये एक अलग सब्जेक्टिव चीज़ है, बट अमूमी तौर पे हम देखें तो वही 100 बिलियन न्यूरॉन्स लेके एक पूरा पैकेज जो है वो बच्चा जो है उस दुनिया में आता है। और ये जो चीज़ है कि मेरा बच्चा, तो अमूमी तौर पे क्योंकि आप उसको अपनी प्रॉपर्टी सी तस्वुर कर रहे होते हैं, तो आपकी, क्योंकि आपकी गाड़ी सबसे अच्छी गाड़ी है, आपकी घर सबसे अच्छा घर है, आपका जो भी चीज़ है वो सबसे अच्छी है, तो आपके बच्चे भी जो हैं वो सबसे अच्छे हैं। अब एक बच्चे को आपने कटारे में ला के खड़ा कर दिया, उसको कहा है कि इनको नज़्म सुनाओ, तो और उसके बाद हो सकता है कि वो बच्चा या बच्ची जो है वो नज़्म सुनाए, और उसके बाद जो रिश्तेदार हैं वो भी अपनी बगल से एक बच्चा जो है वो बरामद करें और वो भी कहेंगे तुम भी मैदान में आ जाओ। ये आप लोग क्या कर रहे हैं? यानी बच्चों, आपके अपने जो मामलात हैं वो अपने वहाँ पे सेटल कर लें, किसी और मैदान को इंतखाब कर लें, उस मैदान में आप अपना वो सेटल डाउन कर लें। लेकिन ये है कि बच्चों को उनको अपने मैदान में रहने दें, उनकी मासूमियत में रहने दें, वो जो खूबसूरती से वो जो चीज़ें लर्न कर रहे हैं वो करने दें, बजाय इसके कि ऐसी चीज़ें आप उनको सिखा बैठें जो उनकी लर्निंग को मुतासिर करें। लर्निंग का जो पेस है जो कि बहुत फास्ट होता है उसको मुतासिर करे, और खौफ और तहमत और लालच और ये तमाम वो चीज़ें जो कि हमारी लर्निंग की, जो कि हमारी जो खूबसूरती है, इंसान जो खूबसूरती से जो सीखता चला जाता है और अच्छे रवैये सीखता है, अच्छी चीज़ें सीखता है, अच्छा इंसान बनता है, उसकी ये तमाम ट्रेड्स जो हैं, ये तमाम जो चीज़ें हैं ये उसकी दुश्मन होती हैं। तो बजाय इसके कि बच्चों को बहुत ही अर्ली स्टेज पे इन चीज़ों का हिस्सा बनाया जाए, ये कोई मुनासिब चीज़ नहीं है।
आपने बल्कि इसी वजह से आपने देखा है कि अमूमी तौर पे न्यूज़ में खबरों में ये चीज़ आ रही होती है कि बच्चों की वजह से लड़ाई होगी। यानी बच्चों, ये तो एक वो लड़ाई है ना जो कि ड्राइंग रूम्स की मैं आपको बता रहा हूँ कि ये लड़ाई है। अब जब आप बाहर जाते हैं या जितनी निचली सतह पे चले जाते हैं, यानी इल्म के हवाले से ऐसी सोसाइटी के उन सेगमेंट्स में जहाँ पे कम इल्मी है, तो वहाँ पे तो बाकायदा लड़ाइयाँ होती हैं, वहाँ तो बाकायदा गली में लड़ाइयाँ होती हैं, और जिसकी वजह से कई दफ़ा कैजुअलिटीज़ और बहुत बड़े हादसे हो जाते हैं बच्चों की लड़ाई की वजह से। देखने की चीज़ ये है कि अमूमी तौर पर जब बच्चे आपस में लड़ते हैं तो इस चीज़ को सॉल्व करने का, इस चीज़ को हल करने का सबसे आसान हल ये है कि आप दूसरे बच्चे के साथ जाके खड़े हो जाएं, और दूसरे के बच्चों के जो वालिदैन हैं वो आपके बच्चे के साथ जाके खड़े हो जाएं, तो फौरी तौर पे मसला हल हो जाता है। लेकिन जब आप अपने बच्चे को के साथ खड़े होंगे और उसकी हर वो बात, जो अगर उसने मिसाल के तौर पे हाथ उठाया है, बजाय इसके कि आप बच्चे की अपने सरजनिश करें, उसके बाद आपके कुछ मामलात कोई और भी चल रहे हैं उसमें उन लोगों के साथ, तो फिर वो एक लड़ाई पे मामलात आ जाते हैं, और उसके बाद किस कदर की चीज़ जो है ये परेशान कुन हो जाती है। सो अपना बच्चा दूसरों का बच्चा के बजाय दूसरों का बच्चा जो है लड़ाई में, वो आप उसके साथ खड़े होना चाहिए, ताकि ये लड़ाई वाले मामलात जो हैं वो फौरी तौर पे हल हों। ये ना हो कि वो लड़ाई जो है वो फैले या बढ़े और उससे बच्चे जो हैं वो मुतासर होते हैं, और वो शदीद मुतासर होते हैं। बच्चों की लड़ाई जो है वो वक्ती होती है, इम्पल्सिव होती है, इमोशनल होती है, और वो जैसी इमोशंस इम्पल्स जो है वो कम होती है, तो उसके साथ ही वो पता ये चलता है कि आधे घंटे के बाद जो अभी बच्चे लड़ रहे थे वापस में दोबारा से एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं। ना सिर्फ ये कि रिश्तेदारों के दरमियान में, ना सिर्फ ये कि मुख्तलिफ घरों के दरमियान में बच्चों के हवाले से ये लड़ाइयाँ जारी होती हैं, बल्कि ओवरऑल सोसाइटी के अंदर भी देखें तो ये चीज़ जो है वो आपको बहुत नुमाया नज़र आती है। वो नुमाया इसलिए नज़र आती है क्योंकि आपने मेयारात ऑलरेडी सेट कर दिए हैं, और उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और इस तरह के मेयारात सेट किए हुए हैं। क्या कितने नंबर लिए हैं बच्चे ने, ये चीज़ तय करेगी कि वो बच्चा कितना ज़हीन है, वो बच्चा कितना अच्छा है, ये वो लेबल करेगी। और ये वो चीज़ है जो कि बड़ी अजीबोगरीब है, क्योंकि ये मेयारात जो हैं वो किसी सूरत में भी कोई जहानत के हवाले से परख के लिए हम नहीं इस्तेमाल कर सकते। जहानत की परख के लिए तो जो मेयारात हैं वो काफ़ी वसी हैं, और जहानत की परख के लिए जब हम किसी बच्चे को ज़हीन यानी उसको कहना चाहें तो उसकी जो परख है उसमें जज्बाती जहानत आती है, और मुख्तलिफ इकसाम की जहानतें आती हैं, सिर्फ एकेडमिक परफॉर्मेंस नहीं होती। और ये जो मेयारात क्योंकि हम ऑलरेडी वहाँ पे सेट कर चुके होते हैं, तो अब जब आपका बच्चा अगर फर्स्ट आ गया है तो आप खुश हैं, ये जाने बगैर कि कोई बच्चा सेकंड या थर्ड आया होगा, या हो सकता है कोई बच्चा फेल हुआ होगा और उसकी सरजनिश हो गई हो। जब भी आपका बच्चा फर्स्ट आता है तो फर्स्ट का मतलब ये है कि कोई बच्चा सेकंड आया या थर्ड आया, तो वो एम्पैथी जो है वो अगर आप अपने अंदर नहीं पाते उन बच्चों के वाले से, तो इसका मतलब है कि आप इस मुकाबलाबाजी में मुकम्मल तौर पे इन हैं। और जब आप मुकम्मल तौर पे इन हैं तो ये कोई एक नेगेटिव चीज़ है, और यही नेगेटिविटी जो है वो बच्चों के अंदर आ रही है। बच्चों को इल्म से मोहब्बत करना सिखाएं, मतलब वो फिजिक्स या बायोलॉजी या केमिस्ट्री या जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो बहुत शौक से पढ़ रहे हैं। उनको इस चीज़ से नहीं गरज होनी चाहिए कि जो हमने मेयारात रखे हुए हैं वो क्या है, क्योंकि कल उन्होंने बड़ा काम तभी करना है जब वो तखयलाती होंगे। ये जितने बड़े आइंस्टाइन से लेकर न्यूटन, एवरीबडी, जितने बड़े साइंसदान हैं, ये कोई बहुत ज़्यादा नंबर लेने वाले लोग नहीं थे, ये बहुत ज़्यादा तखयलाती थे। इसका मतलब ये था कि गैर निसाबी सरगर्मियों में और इस तरह की बुक्स पढ़ने में, जो कि जिनको हम कहानियाँ कहते हैं, स्टोरीज़ कहते हैं, ये ज़्यादा उस तरफ इनका रुझान था। और इसी वजह से इनकी तखयलाती इमेजिनेटिव स्किल्स जो हैं वो इतनी परवरिश कर गई कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या ग्रेविटी या ये तमाम चीज़ें जो हैं ये तखयल से ज़्यादा, यानी इसके लिए आपके अंदर जो तखयलाती फैकल्टी है वो अगर बहुत परवरिश पाई हुई है तभी आप इतने बड़े कारनामे कर सकते हैं, और ये हर फील्ड में यही होता है। सो बच्चों को किसी सूरत में भी अपनी मुकाबलाबाजी का हिस्सा मत बनाइए। अपने मुकाबले जो हैं वो अलहदा से कहीं सेटल डाउन कीजिए, और बच्चों को उनके मैदान में उनकी मासूमियत, अपनी मासूमियत के साथ वहाँ पे उनको खेलने दीजिए, और नेचर जिस तरह खूबसूरत पैदा की है बिल्कुल इसी तरह उनकी परवरिश हो, वो अच्छे बच्चे बने। देखते रहिए माइंड मैटर्स। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। आपको बता दें कि बागों के शहर में स्मॉग का राज है। शहर की फसा धुंधला गई है। सुबह के वक्त शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से ज्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है। 400 तो क्या, 1000 से भी ज्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है। मुख्तलिफ इलाकों में तो 2-2000 तक भी मेंशन हो रहा है। भारत से चलने वाली हवाओं की रफ्तार बहुत तेज है, 2.5 से 7 किलोमीटर फी घंटे की रिकॉर्ड की जा रही है, लेकिन वो इतनी तेज नहीं कि इस स्मॉग को हटा सके। अमरीकी खलाई इदारे नासा ने आइंदा 7 रोज के दौरान भारतीय हवाओं से
मुतल्लिक नक्शा जारी किया है और सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब सूरत हाल की मुसलसल निगरानी कर रही हैं। स्मॉग से बचाव के हुकूमती प्लान पर सख्ती से अमल दरामद जारी है। भारत में फसलों की बाक़ियात को बड़े पैमाने पर जलाने से फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा हो रहा है और लाहौर समेत कई पाकिस्तानी शहर हवाओं की रफ्तार और रुख बदलने से शदीद मुतासर हो रहे हैं। लाहौर में एक हफ्ते के लिए सरकारी और निजी प्राइमरी स्कूल्स बंद रखने का भी ऐलान किया गया है। इंडिया से, अमृतसर से, चंडीगढ़ से भी हवा आई टूवर्ड्स पाकिस्तान। लाहौर के अंदर जो पूरा एक एनवेलप बना और लाहौर के जो इलाके थे वो उसके अंदर इफ़ेक्ट हुए। हम एक हफ्ते के लिए जो भारत से आने वाली विंड की स्पीड और डायरेक्शन है वो क्योंकि लाहौर की तरफ है और बहुत तेज़ है और इसकी स्पाइक जो है वो सुबह के वक्त और दोपहर के वक्त तक जारी रहती है। इसकी वजह से हम मॉन्टेसरी प्ले ग्रुप और प्राइमरी स्कूल तक 5वीं जमात तक स्कूलों को एक हफ्ते की छुट्टी दे रहे हैं। मरियम औरंगजेब की गुफ्तगू आपने सुनी और अब इस सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ नुमाइंदा लाहौर अफजाल तालिब मौजूद हैं और उनके साथ साथ चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज। सरदार साहब, आपकी इजाज़त से पहले लाहौर की सूरत हाल से आगाही हासिल कर लेते हैं। अफजाल साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। अफजाल साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त लाहौर की क्या सूरत हाल है और ग्रीन लॉकडाउन जो कि नाफिजुल अमल है इस वक्त, कितना अमल दरामद उस पर हो सका है और उससे वो कितना सूदमंद साबित हो रहा है इस वक्त? हाँ जी बिल्कुल, बागों के शहर लाहौर को तो मुझे लगता है किसी की नज़र ही लग गई है, जिसकी वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स यहाँ जो 1100 से इंक्रीज़ किया और इस वक्त जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 657 रिकॉर्ड किया जाए, जिसकी वजह से शहर में धुंधलाहट का शिकार है। गो के कुछ किसी हद तक धूप भी निकली हुई है, लेकिन इसके बावजूद गर्द आलूद की वजह से लोगों को सांस लेने में शदीद मुश्किल का सामना करना पड़ा है। हुकूमत की जानब से गो के स्मार्ट लॉकडाउन एरियाज़ में ख़ासतौर पर जिनमें डेविस रोड है, एम्प्रेस रोड है, क्वींस रोड है, इस से रेलवे स्टेशन रोड है, इन दीगर एरियाज़ में जो स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया, जहाँ पे मुख्तलिफ महकमों की तरफ से जो पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है और इसी तरीके से रात 8 बजे तक बारबेक्यू फरोख्त करने की इजाज़त है, जबकि शादी हाल जो है रात 10 बजे बंद हो जाते हैं। बाकी जो ज़्यादा आलूदगी फैलाने वाले ट्रांसपोर्ट है उनको डाइवर्ट किया गया दूसरे इलाकों की तरफ से, लेकिन इसके बावजूद इसके असरात जो हैं वो उन इलाकों समेत पूरे लाहौर में नहीं नजर आ रहे। हुकूमत को इस बात को सोचना चाहिए कि सबसे ज़्यादा आलूदगी जो 55% जो आलूदगी है वो ट्रांसपोर्ट की वजह से होती है, तो पूरे लाहौर जो है इस कदर ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम मौजूद है और गाड़ियाँ धुआं देने वाली हैं, जहाँ फिटनेस सर्टिफिकेट अब सिलसिला शुरू किया गया। ये तो अभी नवंबर में काम शुरू करने वाली सिलसिला नहीं है, ये तो पूरे साल अगर तमाम मुतल्लिका महकमे इस पर अमल दरामद करेंगे उसके बाद ये सिलसिला है। 55% जो है वो ट्रैफिक की वजह से पोल्यूशन पैदा हो रही है और 25% जो तमीराती काम है इससे वजह से पैदा होती है। जो स्टबलिंग बर्निंग है जिसमें फसलों की बाकियात है, तो 5 से 7% इस पर जो है असरात मुरतब होते हैं। तो इस सूरत हाल में जो है हुकूमत को मुश्किल बुनियादों पर पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। तब अगर इस पर अमल दरामद होगा तब जाके लोग लाहौरी जो है वो सूखा सांस ले सकेंगे। हुकूमत की पंजाब की जानब से अभी जो है प्राइमरी स्कूलों तक स्कूलों के बच्चों को आज से लेकर 9 अक्टूबर तक जो है स्कूल बंद कर दिए गए हैं, जिसमें प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूलों पर पाबंदी लाजमी है। गो के चले किसी हद तक बच्चे जो है इससे बच सकेंगे, लेकिन इसके साथ साथ जो लोग ओपन जगहों पर कारोबार कर रहे हैं और जो जिनका रोजगार का सिलसिला बाहर जाने का है, उनके लिए शदीद परेशानियां अस्पतालों में और प्राइवेट अस्पतालों में खासतौर पर जो है मरीजों की तादाद में सांस के इजाफा होता चला जा रहा है। अफजाल साहब हमें सारी सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं, बता रहे हैं कि लाहौर में जो इस वक्त ग्रीन लॉकडाउन नाफिजुल अमल है उसके बावजूद भी, अमल दरामद करने के बावजूद भी अभी तक स्मॉग पर काबू नहीं पाया जा सका। अफजाल साहब बहुत शुक्रिया आपका। सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सरदार साहब, हम देख रहे हैं कि पहले तो हम स्मॉग पर आएंगे क्योंकि बुनियादी मुद्दा तो आज यही है, लेकिन इससे पहले बताइएगा कि नवंबर आ गया है, सर्दी नहीं आ रही, एसीज चल रहे हैं, क्या वजह है? बहुत शुक्रिया जी। देखिए इस दफ़ा जो वैसे तो नवंबर में मतलब नवंबर के कोई एक आध हफ्ते बाद ही होती है सर्दी, लेकिन ये कि असल में एक इमीडिएट रीज़न मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अपर एटमॉस्फेयर में यानी 5000 फीट से लेकर आप कह सकते हैं 18000 फीट तक, 20000 फीट तक एक हाई प्रेशर एरिया बना हुआ है हमारे इस पूरे एरिया के ऊपर। पूरे पाकिस्तान पे समझ लें या 70 to 80% ऑफ पाकिस्तान अंडर हाई प्रेशर एरिया है, उस पे जो 20,000 फीट की हाइट उस पर। तो जाहिर है जब हाई प्रेशर एरिया होता है तो उसकी वजह से एयर सबसाइड कर जाती है, स्टेबल कंडीशंस होती हैं और कुछ ना कुछ वो उसकी वजह से ग्राउंड पे गर्मी एक तरह से सिचुएशन गर्म टेम्परेचर वाली रहती है।
तो मेट्रोलॉजिकल रीजन तो ये है इमीडिएट रीजन, अनलेस कि कोई ऐसा वेदर सिस्टम अप्रोच करता है, अगर जो कि इम्कान है कि जो शुमाली इलाका जाते हैं केपी के कुछ इलाके और गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर उन इलाकों में 11 या 12 नवंबर को की हल्की सी वेव है, तो फिर थोड़ा सा ये शैटर होगा हाई प्रेशर, तो कह सकते हैं हम कि उसके बाद कुछ हल्की सी सर्दी की लहर आ सकती है, खासकर रात और सुबह में। तो चलें, ये तो सर्दी की बात हो गई, अब स्मॉग की बात करते हैं। आपने कहा कि हाई प्रेशर बिल्ड है, इसकी वजह से कुछ स्मॉग के असरात भी उसमें भी इजाफा हो जाता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि इंडेक्स 1000-2000 को टच कर रहा है। बिल्कुल इजाफा हो जाता है। इसकी वजह देखें कि ये जो दिन होते हैं ना, अक्टूबर के समझ लें, मिड ऑफ अक्टूबर से लेके मिड ऑफ दिसंबर तक, 2 महीने कह लें या 1.5 महीना कह लें आप, इसमें मुसलसल स्टेबल कंडीशन रहती हैं, यानी कोई ऐसी खातिर खा हवा नहीं चलती किसी भी लेवल पे, सरफेस पे भी नहीं और अपर एयर पे भी नहीं। तो गर्मियों में ये होता है कि ये पोल्यूटेंट्स जो है ना, एक मिक्सिंग होती रहती है इनकी और इतने मसाइल क्रिएट नहीं करते और एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट भी होते रहते हैं तेज हवा की वजह से। अभी ये पोजीशन है कि जाहिर है कि वो विंड बिल्कुल काम होती है तो सस्पेंडेड रहते हैं सारे के सारे आपके जितने एमिशंस होती हैं गाड़ियों की, जैसे वो बता रहे थे, ट्रांसपोर्ट की वजह से, इंडस्ट्रीज की वजह से, दूसरा जो एग्रीकल्चर। अच्छा सर, पहले ये बताइएगा कि कोई बारिश की खुशखबरी है, कोई बादल वगैरह मौजूद हैं जहाँ मसनूई बारिश की भी कोई ऑप्शन मौजूद है हमारे पास? अनफॉर्चुनेटली नहीं है कोई इसमें। मुझे नहीं लगता कि अगले 2 हफ्ते तक कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है कि जिसमें आप मसनूई बारिश भी करवा सकें, क्योंकि उसके लिए भी बादलों का होना ज़रूरी है और अच्छी तादाद में, अच्छी क्वांटिटी में बादलों का होना ज़रूरी है, जब भी आप एक तरह से ना वो कर सकते हैं, उसमें प्रोसेस कर सकते हैं मसनूई बारिश का। जैसे मैंने आपको बताया कि 11-12 नवंबर को कोई उधर शुमाल में है कुछ ना कुछ एक्टिविटी, लेकिन उसका कुछ सेंट्रल पंजाब की तरफ कोई ऐसा फैलाव नहीं, कोई इस पे असर नहीं पड़ेगा। राइट। तो सरदार साहब ये भी बताइएगा कि वज़ारत ख़ारजा की जानिब से ख़त लिखा जा रहा है भारत को और दिल्ली से कोलैबोरेशन करने की कोशिश की जा रही है इस पर काबू पाने के लिए। भारत से चलने वाली जो स्मॉग है, हर शय उसने धुंधला दी है। क्या वजह देखते हैं कि भारत से आने वाली हवाएं, असल वजह क्या है? मामला कुछ और है कि वहाँ से जो हवाएं आ रही हैं जानबूझकर इस तरह की सूरत हाल पैदा की जाती है, फसलें जलाई जाती है, जिसकी वजह से उनका दबाव जो है दिल्ली और लाहौर में पैदा हो जाता है, या फिर ये एक कुदरती चीज़ है, जो हर साल पैदा हो जाती है? देखिए उसमें जैसे ये आपके रिपोर्टर भी बता रहे थे ना, तो मैं एक रिपोर्ट देख रहा था FAO की, जो एमिशंस के ऊपर एक रिपोर्ट थी, पता नहीं कुछ अर्सा पहले की है वो, लेकिन ये कि उसमें अगर आप रेशो देखें तो आपकी ट्रांसपोर्ट की एमिशन मुझे याद ये आता है कि 43% है और इंडस्ट्रीज की 25% है, यानी ये 68% हो जाता है। और जो एग्रीकल्चर रेजिड्यू आप जलाते हैं उस तरफ भी, भारत की तरफ भी जलता है और हमारे एरियाज में भी जलता है, और फिर जो आप ईंटों के भट्टे हैं जिससे निकलने, यानी एग्रीकल्चर रेजिड्यू जलाने से या एग्रीकल्चर एक्टिविटी से 20% एमिशंस होती है। राइट। इसका मतलब यह है कि 68% तो ऐसी है कि जो आपकी ट्रांसपोर्ट और इंडस्ट्रीज है। तो अगर इन दोनों फैक्टर्स को आप बहुत हद तक कंट्रोल कर ले तो उसमें कमी आ सकती है खासी। बिल्कुल कमी आ सकती है। सरदार साहब बहुत शुक्रिया हमें ताज़ा तरीन स्मॉग के बारे से सूरत हाल आगाह करने के लिए, मौसम की तब्दीली के हवाले से आगाह किया आपने, बहुत शुक्रिया आपका। और हम देखते हैं कि कोरोना के दिनों में जब लॉकडाउन से उस वक्त जो फ़ज़ा है लाहौर की वो काफ़ी क्लियर दिखाई दे रही थी, और इस दौरान भी जब ये अक्टूबर का महीना, दिसंबर तक जो ये स्मॉग का पीरियड है वो भी हमें काफ़ी वाज़े दिखाई दे रहा था। तो ये सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है, हमारी अपनी भी जिम्मेदारी है कि हम कोशिश करें कि इस दौरान कम से कम ऐसी चीज़ों को का इस्तेमाल करें जिनसे एमिशंस होती हैं। ऑफ कोर्स जाना आना तो है, या आपने व्हीकल्स इस्तेमाल करनी है, लेकिन अगर आप साइकिल्स पे भी जाना शुरू कर दें तो शायद कुछ अफाका हो जाए। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में खुशामदीद। जाने से पहले हम एक राउंड अप पेश कर देते हैं पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो इस वक्त मैच जारी है। 120 रन हो चुके हैं, 6 खिलाड़ी आउट हैं। हमने तकिया किया था रिजवान पर कोशिश की जा रही थी कि रिजवान की वजह से कुछ ऐसा हम जो टोटल खड़ा कर दें जिसका मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। 120 पर 6 खिलाड़ी आउट है, मतलब कि पूरी बैटिंग लाइन इस वक्त पछाड़ दी है ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स ने, और उनमें से 2 हमारे ऐसे खिलाड़ी जो कि स्पिनर्स ने आउट किए हैं। सबसे आम खिलाड़ी थे, बाबर आजम भी उसमें शामिल थे, जंपा ने उनको आउट किया, लेकिन हमारे पास तो कोई स्पिनर ही नहीं है। लेकिन चलें देखते हैं, उम्मीद ये करते हैं आपको छोड़े जाते हैं इस मैच के साथ। दुआ करते रहिए और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान ये मैच जीतेगा। आपके अब तक के लिए इतना ही, कल फिर से हाजिर होंगे एक नए शो, एक नए दिन के साथ। आप अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।